हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एसएसटी का इकोनॉमिक्स बुक से चौथा चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि आज के टाइम पे एज अ कंज्यूमर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चॉइस है गुड्स एंड सर्विसेज को लेके। अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सामान मिलते हैं आज के टाइम पे। सर्विसेज भी, अगर आपको बाल कटवाना है फॉर एग्जांपल, तो आप लोकल नाई के पास भी कटवा सकते हैं या फिर कोई इंटरनेशनल ब्रांड वाले सलून में जाके भी कटवा सकते हैं। हमारा जो चॉइस है वो बढ़ चुका है आज के टाइम पे। ठीक है, लेटेस्ट मॉडल्स हो गया डिजिटल कैमरास का, मोबाइल फ़ोन्स का, टेलीविजन्स का, ये सब हम कभी भी खरीद सकते हैं आज के टाइम पे। इसके साथ साथ आपको सड़कों पे ऑटोमोबाइल्स हो गया, न्यू मॉडल्स ऑफ नए नए मॉडल के कार्स, ये सब आपको इजीली दिख जाएंगे। और ऐसा ही एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स हर सारे कई सारे गुड्स पे देखने को मिलता है, शर्ट से लेकर टेलीविज़न से लेकर फ्रूट जूसेस तक। ठीक है, देखिए इस पहले पैराग्राफ में इतना ही बताया हुआ है कि आज के टाइम पे हमारा जो चॉइस है गुड्स एंड सर्विसेज का वो बढ़ चुका है। तो ये चॉइस, वाइड चॉइस, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे ये सब टर्म का यूज़ होगा। तो इतना सारा जो हम चेंज देख रहे हैं आज के टाइम पे, ये चेंज एक रीसेंट फेनोमेनन है, मतलब हाल फिलहाल में इतना चेंज हुआ है। अगर आप आज से 20 साल पहले पीछे जाएंगे तो आपको इतना सारा ब्रांड, इतना सारा चॉइस नहीं देखने को मिलता। ठीक है, वही एक गिना चुना एक दो ब्रांड होता है, इंडियन ब्रांड, उसी का सामान आपको लेना पड़ता था। लेकिन ये हाल फिलहाल में ये चेंज हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ है ये ये पिछले एक दो डिकेड्स में कि इतना सारा चेंज देखने को मिला, उसी चीज़ को हम समझेंगे। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, देखिए वी अंडरस्टैंड दिस रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, इतना सारा चेंज कैसे हुआ ये समझेंगे, कौन कौन फैक्टर की वजह से ये चेंज हुआ और ये चेंजेस से लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये तीन चीज़ हमें मेन समझना है इस चैप्टर में। तो काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। ये अक्रॉस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, समझते हैं। लिखा है कि अंटिल द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, लगभग 1950 तक जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन मतलब समझते हैं किसी भी सामान को बनाना, तो ये प्रोडक्शन विद इन कंट्री होता था, कंट्री के अंदर होता था। ठीक है, सारा काम। कंट्री के बाहर अगर कोई चीज़ जा रहा है या फिर आ रहा है तो वो दो ही चीज़ हुआ करता था, वो हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा सामान, और फूड स्टफ, खाने पीने का सामान, और फिनिश गुड। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था, रॉ मटेरियल बाहर भेजता था और फूड स्टफ बाहर भेजता था। ठीक है, और अंदर क्या मंगवाता था, तो फिनिश गुड मंगवाता था। इंडिया का ये केस था, समझे। मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक ही तरीके से लिंक था, वो था ट्रेड, व्यापार के जरिए। आप मुझे ये इसको कुछ बेच रहा है, ये इसको कुछ बेच रहा है। ठीक है, तो ऐसा पहले 1950 तक ये सीन चलता था। इसके बाद सीन में आए बड़े कंपनी। बड़े कंपनी को यहाँ पे कहा गया है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNC शॉर्ट में। ठीक है, इसका नाम पे जरा ध्यान दीजिए। एक तो मल्टी है और नेशनल, और कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब ऐसा कंपनी जो कि अलग अलग कंट्री में ऑपरेट करे, मल्टीनेशनल है ये। ठीक है, सिर्फ एक ही कंट्री में ऑपरेट ना करे। अब यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है कि MNC इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, या फिर इन मोर देन वन कंट्री। ऐसा कंपनी जो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस एक से ज़्यादा कंट्री में करवा रहा है, वैसे कंपनी को मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC कहते हैं। ठीक है, अभी बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। MNCs क्या करते हैं, अपने ऑफिसेस और फैक्ट्रीज को ऐसे रीजन्स में सेटअप करते हैं जहाँ पे उन्हें सस्ते लेबर मिल जाए और सस्ते रॉ मटेरियल और बाकी चीज़ मिल जाए। ठीक है, ऐसा करने से इनको दो फायदा मिल रहा है MNCs को, कि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कम पड़ रहा है। ठीक है, और कॉस्ट कम पड़ेगा तो जाहिर सा बात है प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये दो बेनिफिट होता है इनको। तो MNC के बारे में तीन बात याद रखिएगा। पहला डेफिनेशन, ये एक ऐसा कंपनी है जो मोर देन वन नेशन में प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करवाता है। दूसरा, ये ऐसे जगह पर प्रोडक्शन सेटअप करते हैं जहाँ पे सस्ते सामान मिल जाए। और तीसरा, इनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। मतलब इनको ये दो बेनिफिट मिलता है कि प्रॉफिट बढ़ जाता है, कॉस्ट कम जाता है। ठीक है, ये तीन पॉइंट याद रखेंगे इनके बारे में। एक एग्जाम्पल देखते हैं MNC का। एक बहुत बड़ा MNC है, नाम नहीं बताया गया है उसका। वो MNC इंगेज्ड है इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोड्यूस करने में। ठीक है, कोई एक सामान बनता है इसका। तो ये देखिए MNC का मतलब अभी हमने समझा कि ये एक से ज़्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रहा होगा। अब कैसे काम करता है देखिए, ये MNC क्या करता है, अपना प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो कहाँ बनवाता है, US में बनवाता है। क्यों? क्योंकि US में
ये साइंटिफिकली एडवांस कंट्री है, रिसर्च के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, इसलिए ये डिज़ाइन यहाँ पे बनवाता है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन एक बार बन गया तो अपने कंपोनेंट्स जो पार्ट्स हो गए उसको मैन्युफैक्चर करवाता है चाइना में जाके, ठीक है। अब चाइना में एक बार मैन्युफैक्चर हो गया कंपोनेंट्स, अब उस कंपोनेंट्स को असेंबल भी तो करना पड़ेगा, तो असेंबल करवाता है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप वाले कंट्रीज़ में, ठीक है। अब उसके बाद इसको बेच देता है पूरे वर्ल्ड में, समझ गए। और कस्टमर सपोर्ट भी तो देना पड़ेगा, तो कस्टमर सपोर्ट देने के लिए वो अपने कॉल सेंटर्स को इंडिया जैसे कंट्रीज में खोल के रखा हुआ है। अब इससे उसको क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है वो समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन दिस एग्जाम्पल हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एमएनसी जो है अपना प्रोडक्ट को सेल तो कर रहा है ग्लोबली, वर्ल्ड में हर एक जगह पे वो अपना प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस भी कर रहा है ग्लोबली। हमने देखा कि वो अपना डिज़ाइन कहाँ बनवा रहा है, यूएस में, फिर कंपोनेंट कहाँ मैन्युफैक्चर करवा रहा है, चाइना में, फिर असेंबल करवा रहा है मैक्सिको में, फिर उसके बाद इंडिया में आके कॉल सेंटर्स खोल दे रहा है। तो सेलिंग तो हो ही रहा है ग्लोबली, प्रोडक्शन भी हो रहा है ग्लोबली, ये यहाँ पे समझना है। तो दिन पर दिन प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है कि कौन सा चीज़ कहाँ बन रहा है, कहाँ असेंबल हो रहा है, ठीक है। आजकल कोई भी चीज़ मेड इन चाइना या फिर मेड इन इंडिया पूरी नहीं है, वो पता नहीं कहाँ कौन सा कंट्री से होके आया होगा। तो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। ये समझिएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग पार्ट में और उसको स्प्रेड कर दिया गया है अलग अलग कंट्रीज में। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि उन्होंने चाइना में कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करवाया। इसका बेनिफिट ये था कि चाइना में चूँकि मैन्युफैक्चरिंग करवाना थोड़ा सस्ता पड़ता है, इसलिए उन्होंने चाइना को चुना कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करवाने के लिए। इसके बाद उन्होंने मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में प्रोडक्ट को असेंबल कराया। असेंबल इसलिए कराया क्योंकि ये कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ से इजीली हम वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में सामान को बेच सकते हैं, मतलब क्लोजनेस टू द मार्केट के करीब पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने असेंबल करवाया। इसके बाद इंडिया में दो एडवांटेज है कि इंडिया में हाईली स्किल्ड इंजीनियर है, इसके बाद एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है। स्किल्ड इंजीनियर से इसका मतलब ये लोग उस प्रोडक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट को समझते होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने इसलिए क्या किया, कॉल सेंटर खोल दिया ताकि ये कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड कर पाए, समझ रहे। तो ये एडवांटेज होता है एमएनसीज को। तो इस तरीके से नहीं भी तो नहीं 50-60% उनका कॉस्ट बच जाता है और प्रॉफिट बढ़ जाता है, समझे कि नहीं। तो अगर रिकैप करें कि एमएनसीज को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो देखिए सबसे पहला उनका कॉस्ट कम जाता है, दूसरा एसेस टू ग्लोबल मार्केट, वो अपना प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल कर पाते हैं। एसेस टू स्किल्ड लेबर, जहाँ पे उन्हें अच्छे लेबर मिलेंगे वो वहीं जाके प्रोडक्शन करवा लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर उनके कंट्री में लोग पढ़े लिखे कम है तो प्रोडक्शन नहीं करवा पाए, वो क्या करेंगे, दूसरे कंट्री में जाके जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ से अपना प्रोडक्शन करवा लेंगे। तो स्किल्ड लेबर उन्हें ईजिली मिल जाता है, प्लस रिस्क कम जाता है, यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं। और पांचवा है, इससे इनका ब्रांड रिकॉग्निशन भी बढ़ता है, ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ता है। तो ये 5 एडवांटेज मिलता है एमएनसीज को ऐसे प्रोडक्शन करवाने से, समझे कि नहीं। तो ये याद रखिएगा 5 पॉइंट। और ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है एमएनसी को एक एग्जाम्पल से समझाओ तो ये वाला एग्जाम्पल देंगे आप, ठीक है। चलिए इतना हो गया। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ, इसको कंप्लीट करना है। लिखा है कि द ब्रांड टैग सेज मेड इन थाईलैंड। कोई एक प्रोडक्ट है, गारमेंट इंडस्ट्री, कोई एक कपड़ा है, उसमें टैग लगा हुआ है मेड इन थाईलैंड, ठीक है। लेकिन बट दे आर नॉट थाई प्रोडक्ट, लेकिन ये पूरी थाईलैंड का नहीं बना हुआ है। वी डाइसेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लुक फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन एट ईच स्टेप। वी आर डूइंग इट ग्लोबली। ये हर एक प्रोडक्ट मतलब अलग अलग पार्ट को ग्लोबली मतलब अलग अलग कंट्री में प्रोड्यूस किए हैं। इन मेकिंग गारमेंट्स, कपड़ों के मामले में द कंपनी में फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा, कॉटन मंगाया होगा, कॉटन फाइबर फ्रॉम कोरिया, ठीक है। इसके बाद हमें भरना था, तो एक बार कॉटन फाइबर आ गया कोरिया से, उसके बाद फैब्रिक को स्पन और डाई किया होगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया में अच्छे सस्ते लेबर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कपड़ा बनाने के बाद पहले तो फाइबर धागा लिया, उसके बाद कपड़ा बनाया, कपड़ा बनाने के बाद कलर किया इंडिया में, ठीक है। उसके बाद इसको हो सकता है बांग्लादेश भेज दिया हो सिलाई करने के लिए, और फाइनली फिनिश गारमेंट को यूरोप और मैक्सिको जैसे कंट्री में लाया होगा ताकि ये पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। और यूरोप और मैक्सिको में ये भी है कि यहाँ पे जो ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट इजीली बिक जाएगा। तो ये भी एक मार्केट ही हुआ, तो यहाँ पे जाके बेच देते हैं। तो ऐसा हो सकता है प्रोडक्शन किया हो। मतलब इस एग्जाम्पल का एक ही उद्देश्य था कि ये मेड इन थाईलैंड अगर आप कहीं टैग देखें या फिर मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, तो वो पूरी मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना नहीं होता है,
हो सकता है जो अलग अलग प्रोसेस है अलग अलग कंट्री में किया गया हो। समझे कि नहीं? चलिए, तो ये हो गया पहला टॉपिक, एमएनसी के बारे में हमने जान लिया। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। हमने देखा अलग अलग कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, तो इनको आप जोड़ा कैसे जाए, कैसे लिंक किया जाए, कैसे ये काम करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले पैसेज में ये बताया हुआ है कि एमएनसी अपना प्रोडक्शन कहाँ पे सेटअप करते हैं। तो ये वैसे ही कंट्री चुनते हैं और वैसे ही लोकेशन चुनते हैं जहाँ पे ये 4 फैक्टर अवेलेबल हो। क्या है वो चारों फैक्टर? पहला, क्लोज टू द मार्केट, पहला होना चाहिए कि प्रोडक्ट बनने के बाद इजीली बिक जाए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा आ जाए। दूसरा, वहाँ पे लेबर दोनों टाइप के, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी, ये अवेलेबल होना चाहिए एट लो कॉस्ट, ये दूसरा फैक्टर वो देखते हैं। तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? जैसे कि लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीज़ एश्योर्ड रहे, मतलब वहाँ पे मिल जाए, वो भी अच्छे दाम पे, तो वो ये भी देखते हैं। और चौथा, गवर्नमेंट पॉलिसी भी देखते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा है, ज़्यादा टैक्स तो नहीं ले रहे हैं, अच्छा बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, तो ये चारों चीज़ देखते हैं, तब जाके वो किसी लोकेशन को चूज़ करते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन सेटअप किया जाएगा। ठीक है, अब एक बार लोकेशन चूज़ हो गया तो एमएनसीज क्या करेंगे, वहाँ पे फैक्ट्रीज और ऑफिसेस खोलेंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब ये फैक्ट्री और ऑफिस तो ऐसे ही नहीं खुल जाएगा, इसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा एसेट्स खरीदने के लिए। एसेट्स जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग, मशीन्स, अदर इक्विपमेंट, ये सब चीज़ खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो पैसा इन्होंने खर्च किया, तो इस पैसे को ये जो पैसा खर्च हुआ इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और चूंकि ये पैसा खर्च एमएनसी ने किया है, बाहर के कंपनी ने किया है, तो इसीलिए इस इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। तो एग्जाम में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो आप क्या लिखेंगे? द मनी दैट इज स्पेंट, और यहाँ पे ऐड कर देंगे बाई एमएनसीज। ठीक है, द मनी दैट इज स्पेंट बाई एमएनसीज टू बाई एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इतना लिख देना है आपको। ठीक है, और ये कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस होप के साथ कि इनको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। तो यही पॉइंट याद रखेंगे, इस पॉइंट का यूज़ हम आगे करने वाले हैं कि एमएनसीज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो किया जाता है उसका मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने 2 पैसेज में ये जाना, पहला कि एमएनसी कहाँ पे प्रोडक्शन सेटअप करते हैं जहाँ पे ये 4 कंडीशन फुलफिल हो। अब एक बार कोई लोकेशन पे ये 4 कंडीशन फुलफिल हो गया तो वहाँ पे वो खर्चा करेंगे, उस खर्चे को कहा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और उसका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। ठीक है, लेकिन हमारा टॉपिक का हेडिंग क्या था? इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री। अब कैसे लिंक किया जाए? अगर मान लीजिए कोई एमएनसी, कोई कंपनी को एक कंट्री में एक लोकेशन मिल गया जहाँ पे ये चारों चीज़ अवेलेबल है, यहाँ पे ये खर्चा करने जाएंगे तो क्या क्या तरीके से खर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला तरीका है ये कि वो किसी कंट्री के एक लोकेशन में जाते हैं और वहाँ पे एक किसी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, यानी पार्टनरशिप कर लेते हैं कि चलो अब हम दोनों, बाहर में एक है एमएनसी, यहाँ पे है लोकल कंपनी, दोनों ये एमएनसी यहाँ पे आता है और इसके साथ पार्टनरशिप कर लेता है कि चलो अब हम दोनों मिल के प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इसको कहा जाता है जॉइंट प्रोडक्शन। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, इससे बेनिफिट पहुँचता है इस लोकल कंपनी को। इस लोकल कंपनी को 2 बेनिफिट मिलता है। पहला कि एमएनसी इसको पैसा प्रोवाइड करता है फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। पहले ये लोकल कंपनी हो सकता है एक ही बिल्डिंग, छोटा सा बिल्डिंग में काम कर रहा हो, एमएनसी बोला कि नहीं चलो मिलकर प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अब बड़ा सा बिल्डिंग हो गया, तो पैसा आ जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, एमएनसी वो पैसा देता है। और दूसरा, एमएनसी एना कंपनी तो है नहीं, बड़ा कंपनी है, तो इसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होता है कोई भी चीज़ को बनाने का, तो ये अपने साथ पैसा भी लाता है और टेक्नोलॉजी भी लाता है। तो ये 2 बेनिफिट मिलता है इस लोकल कंपनी को। ठीक है, ये याद रखेंगे, आता है क्वेश्चन। ये हो गया पहला तरीका कि ज्वाइंट प्रोडक्शन किया जाए। उसके बाद दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका में जाने से पहले एक यहाँ पे इमेज है, इसको देख लीजिए कि ये कोई एमएनसी का कोई बड़ा मतलब आदमी है, डायरेक्टर होगा, और यहाँ पे आप देखिए ये एक लोकेशन पे जो वर्कर्स है ये हायर वेजेस डिमांड कर रहे हैं, बेटर कंडीशन ऑफ वर्क ये डिमांड कर रहे हैं। तो ये बोलता है ये सब करने से तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, तो वी विल शिफ्ट दिस फैक्ट्री टू अनदर कंट्री, इट हैज़ बिकम एक्सपेंसिव हियर। तो इस इमेज से दिखाया गया कि अगर इन्हें ज़्यादा खर्चा लगे तो ये अपना प्रोडक्शन वहाँ से हटा के दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर देते हैं। ये किसी के अंडर तो है नहीं, जहाँ मर चाहे इनको प्रॉफिट होगा वहीं जाएंगे ये लोग, तो ऐसे ये काम करते हैं।
चलिए खैर, हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि MNCs, ये पहला तरीका हो गया कि जॉइंट प्रोडक्शन सेटअप करते हैं लोकल कंपनी के साथ। दूसरा तरीका है कि MNC क्या करते हैं कि किसी कंट्री के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अगर लोकल कंपनी पहले से है तो MNC क्या करते हैं, जाके उस कंपनी को खरीद ही लेते हैं, टू बाई अप द लोकल कंपनी एंड देन एक्सपैंड प्रोडक्शन। MNC के पास बहुत पैसा होता है, वो इजीली किसी भी कंपनी को खरीद सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कारगिल फूड एक बहुत बड़ा अमेरिकन MNC है, ठीक है। इन्होंने हैज़ बॉट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एस पराग फूड्स। इन्होंने कई सारे छोटे छोटे इंडियन कंपनी को खरीद लिया, जैसे कि एक पराग फूड जाना माना नाम था, इसको भी इन्होंने खरीद लिया। पराग फूड के साथ क्या था कि पराग फूड हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में ऑपरेट कर रहे थे, काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, इनका ब्रांड काफ़ी वेल रेप्यूटेड था। ऑल्सो पराग फूड्स हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल। तो कारगिल ने जब इसको खरीदा तो ऑयल रिफाइनरी भी खरीद लिया, वो भी मिल गया इनको। तो कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया। समझ रहे? तो ये हो गया दूसरा तरीका कि वो खरीद के भी फिर प्रोडक्शन आगे बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे इसका ब्रांड खत्म हो गया और ये कारगिल फूड्स के नाम से अब जाना जाता है, ठीक है। और आप सोचेंगे कि अगर इंडिया में कोई बड़ा कंपनी है उसको कोई कैसे MNC खरीदेगा, तो MNC के पास इतना ह्यूज वेल्थ होता है कि वो किसी कंट्री को भी खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे मोटे कंट्री को वो खरीद लेंगे, तो ऐसा कंपनी को खरीदना तो बहुत ईजी है। जब वो कंट्री खरीद सकते हैं तो ऐसे छोटे मोटे कंपनी तो खरीद ही सकते हैं। वही बताया हुआ है इस पैसेज में, काम का बात नहीं है, बस काम का बात इतना था कि दूसरा तरीका हो गया कि वो लोकल कंपनी को खरीद के प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हैं। एक और तरीका है, वो तरीका है ये तीसरा, लार्ज MNC इन डेवलप्ड कंट्री प्लेस ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर। एक कंट्री में एक लोकेशन पे कोई कंपनी है, यहाँ पे MNC है। पहला तरीका क्या था कि यहाँ पे जाके पार्टनरशिप कर ले, जॉइंट प्रोडक्शन करे। दूसरा तरीका क्या था कि उस कंपनी को सीधा खरीद ले। और तीसरा तरीका ये होता है कि ना पार्टनरशिप करे ना खरीदे, क्या करे कि इसको ऑर्डर दे दे कि तुम मेरे लिए इतना सामान बनाओ। अब ये जो छोटा कंपनी है वो इसको सामान बना के देगा, तो ये MNC क्या करेगा, उस सामान के ऊपर अपना ब्रांड का टैग चिपका के बेच देगा। ये होता है एक तरीका, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि ये ऑर्डर प्लेस करते हैं कि तुम मुझे इतना सामान बना के दो स्मॉल प्रोड्यूसर को। तो कपड़ा हो गया, फुटवेयर हो गया, स्पोर्ट्स आइटम, ये एग्जांपल हो गए ऐसे इंडस्ट्रीज के जहाँ पे जनरली MNCs ऑर्डर दे के काम करवा लेते हैं। फिर द प्रोडक्ट्स आर सप्लाई टू द MNC। प्रोडक्ट बनने के बाद MNC को दे दिया जाता है, फिर उसके बाद ये इसको अपने ब्रांड नेम के साथ बेचते हैं आगे कस्टमर्स को, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सब महिलाएं फुटबॉल बना रही है यहाँ पे, और ये फुटबॉल एक जाएगा बड़े MNC को। इनको मालूम नहीं है उतना, इनको तो बस पैसा मिलने से मतलब है। बड़े MNC को जाएगा, फिर MNC इस पर ब्रांड चिपका के बेच देंगे, समझे। वो यहाँ पे लिखा है। तो यही 3 तरीका है जिससे MNCs क्या करते हैं, प्रोडक्शन को मतलब लिंक कर रहे हैं। तो देयर आर अ वैरायटी ऑफ वेज इन विच MNCs आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं अलग अलग कंट्री में। पहला तरीका देखा हमने पार्टनरशिप का, दूसरा तरीका देखा कि वहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दो फॉर सप्लाईज, और तीसरा तरीका मतलब ये हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा था, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था कि उसको खरीद लो, ठीक है। चलिए, तो ये 3 तरीका हो गया जिससे प्रोडक्शन स्प्रेड होता है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट्स वर्क दिस आउट। बहुत अच्छा एग्जांपल है, लिखा है कि फोर्ड मोटर्स एक अमेरिकन कंपनी है, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विथ प्रोडक्शन स्प्रेड ओवर 26 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये अपने प्रोडक्शन को 26 कंट्री में करवाता है, इतना कंट्री में इसका प्रोडक्शन स्प्रेड है, ठीक है। मतलब इससे समझ में आ गया कि फोर्ड मोटर क्या है, एक MNC है, क्योंकि ये अपना प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्री में करवा रहा है। फोर्ड मोटर्स केम टू इंडिया इन 1995 और इतना करोड़ रुपया खर्च किया टू सेट अप लार्ज प्लांट। तो ये जो पैसा है यही क्या है, यही तो इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अगर एग्जाम में कोई आप ऐसा पैसा देके क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है, तो आपको 1700 करोड़ ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दिस वॉज डन इन कोलैबोरेशन विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, अ मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ जीप्स एंड ट्रक्स। इसके साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब जो पहला तरीका हमने पढ़ा था जॉइंट प्रोडक्शन, वो तरीका इन्होंने अपनाया इंडिया में एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। फिर बाय द ईयर 2017 फोर्ड मोटर्स वॉज सेलिंग इतना कार्स इन इंडियन मार्केट, वाइल इतना कार्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, ब्राज़ील, इन सब कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया।
द कंपनी नाउ वांट्स टू डेवलप फोर्ड इंडिया एज कंपोनेंट सप्लाइंग बेस फॉर इट्स अदर प्लांट अक्रॉस द ग्लोब। चलिए अच्छा बात है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। वुड यू से फोर्ड मोटर्स इज एन एमएनसी वाई? तो हाँ, ये तो एमएनसी है क्योंकि ये ऑपरेट कर रहा है प्रोडक्शन को मल्टीपल कंट्री में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? डेफिनेशन हमने देख ही लिया। हाउ मच डिड फोर्ड मोटर्स इन्वेस्ट इन इंडिया? कितना इन्वेस्ट किया इन्होंने? तो 1700 करोड़ रुपीस। तीसरा है बाय सेटिंग अप देयर प्रोडक्शन प्लांट इन इंडिया एमएनसी सच एज फोर्ड मोटर टैप द एडवांटेज नॉट ओनली ऑफ लार्ज मार्केट दैट कंट्रीज सच एज इंडिया प्रोवाइड बट ऑल्सो लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको एक्सप्लेन करना है। इंडिया में प्रोडक्शन करने का क्या फ़ायदा है इन एमएनसी को? तो दो फायदा है। एक तो इंडियन मार्केट बढ़ा है। इंडियन मार्केट बढ़ा है मतलब इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि बहुत लोग खरीदने वाले हैं, तो इसलिए बोला जा रहा है मार्केट बढ़ा है, ठीक है। और दूसरा, इंडिया में बहुत बेरोजगारी भी है, तो कम खर्चा में इनका प्रोडक्शन हो जाता है। मतलब जो स्किल्ड लेबर है या फिर अनस्किल्ड लेबर काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है, मार्केट भी बड़ा है। तो ये दो पॉइंट को इन्होंने कहा है एक्सप्लेन करने। तो ये एक्सप्लेन क्या करना है ये तो खुद ही मतलब आप समझ सकते हैं। जो भी हम बताएं वही यहाँ पे लिखना है कि लार्ज मार्केट मतलब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब लेबर यहाँ पे चीप है, ठीक है। यही दो पॉइंट यहाँ पे लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू थिंक द कंपनी वांट्स टू डेवलप इंडिया एज अ बेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार कंपोनेंट्स फॉर इट्स ग्लोबल ऑपरेशन? हमने लास्ट में देखा था कि ये कार कंपोनेंट बनाना चाहता है इंडिया में, तो क्यों उन्होंने इंडिया चुना है, ये सब फैक्टर को डिस्कस कीजिए। कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर रिसोर्सेज, तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लेबर कम है, अदर रिसोर्सेज का सप्लाई काफ़ी अच्छा है, इसको हम एक्सप्लेन किए होंगे शायद। हाँ, ये रहा 4 का ए में लिखा हुआ है कि इंडिया हैज़ अ लार्ज पूल ऑफ स्किल्ड और स्किल्ड लेबर दोनों अवेलेबल है लो कॉस्ट में कंपेयर टू डेवलप कंट्री। तो इससे फोर्ड को क्या होगा, एक्सपेंस कम जाएगा इसका कंपोनेंट बनाने का, इसलिए वो इंडिया को चूज़ किया है फॉर मतलब कंपोनेंट डेवलपमेंट, पहला पॉइंट। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ सेवरल लोकल मैन्युफैक्चरर। इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरर काफ़ी ज़्यादा है जो कि फोर्ड मोटर्स को हेल्प कर सकते हैं ऑटो पार्ट सप्लाई करने में। इसको एक्सप्लेन करने बोल रहे हैं, तो इसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर रखे हैं पॉइंट बी में कि इंडिया हैज़ वेल एस्टेब्लिश नेटवर्क ऑफ लोकल ऑटो पार्ट सप्लायर्स जो कि क्वालिटी कंपोनेंट सप्लाई कर सकते हैं एट कम्पिटिटिव प्राइस यानी एट लो प्राइस, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल सप्लायर मेक्स इट ईजियर एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर फोर्ड टू सोर्स प्लांट पार्ट्स विद इन द कंट्री, ठीक है। कंट्री के अंदर से ही अपना मतलब जो पार्ट्स है वो मंगवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है क्लोजनेस टू लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन इंडिया एंड चाइना। इंडिया जो है जोग्राफिकली चाइना के करीब लोकेटेड है, तो फोर्ड के पास ये एडवांटेज है कि इनका सामान इंडिया में तो बिकेगा ही, इंडिया के साथ साथ बगल वाले कंट्री चाइना में भी ये अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीनों एडवांटेज है, ये तीन एडवांटेज का वजह से ये अपना मतलब इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं एज ए मतलब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस, ठीक है। वही ये 3 पॉइंट यहाँ पे हम समझा कर रख दिए हैं। एक बार रीडिंग दे देना है और समझ लेना है कि इंडिया में क्या क्या एडवांटेज मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन व्हाट वेज विल द प्रोडक्शन ऑफ कार्स बाय फोर्ड मोटर्स इन इंडिया लीड टू इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोडक्शन। ये फोर्ड मोटर्स जो है जब इंडिया में कार का प्रोडक्शन करेंगे तो इससे प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे लिंक होगा, मतलब कैसे लिंक होगा बोलने का मतलब है कि कैसे एक कंट्री दूसरे कंट्री से जुड़ेंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे स्प्रेड होगा वो समझाइए। तो देखिए इसको 3 पॉइंट में समझाएंगे। पहला तो हो सकता है कि जो कंपोनेंट्स और पार्ट्स है, ये फोर्ड मोटर एक एमएनसी है ना, ये एमएनसी जो है फॉर एग्जांपल कंपोनेंट और पार्ट्स दूसरे कंट्री से मंगवा ले लेकिन इसको असेंबल करेंगे इंडिया में, तो इंडिया कहीं ना कहीं इन सब कंट्री के साथ जुड़ रहा है और मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस इंटरलिंक हो रहा है, फिर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि फोर्ड मोटर्स इंडिया में जब कार बनाएंगे, कार बनाने के बाद इसको इजीली एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री में, तो इससे भी इंडिया बाकी कंट्री के साथ जुड़ रहा है, इंटरलिंक हो रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जब लोकल सप्लायर्स अपना पार्ट सप्लाई करेंगे फोर्ड मोटर्स को यानी इस एमएनसी को, तो कहीं ना कहीं लोकल सप्लायर भी जुड़ रहे हैं इस ग्लोबल नेटवर्क के साथ। तो इस 3 तरीके से बोल सकते हैं प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंटरलिंक हो रहा है या फिर स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। 6th क्वेश्चन, इन व्हाट वेज इज अ एमएनसी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंपनी। एमएनसी और बाकी कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो आप सोचेंगे तो बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन हम इसको यहाँ पे लिख भी रखें, ये रहा एमएनसी और बहुत सारे बाकी कंपनी में क्या अंतर है।
तो सबसे पहला पॉइंट है कि एमएनसी मल्टीपल कंट्री में ऑपरेट करते हैं, जबकि बाकी कंपनी अपने होम कंट्री एक कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं। एमएनसी अपने प्रोडक्ट को सेल भी करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को, जबकि अदर कंपनी उसका लिमिटेड मार्केट होता है, वो अपना कंट्री और हो सकता है 1-2 कंट्री में एक्सपोर्ट करता हो बस, लेकिन एमएनसी पूरा वर्ल्ड ओवर अपना सामान को बेचता है। फिर एमएनसी अपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, जबकि जो दूसरे कंपनी होते हैं वो सिर्फ अपने डोमेस्टिक मार्केट में ही फोकस करते हैं। तो ये 3 तरीका हो गया, 3 पॉइंट हो गया डिफरेंस का एमएनसी और बाकी कंपनियों में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। 7th, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आप जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स यानी एमएनसीज देखेंगे वो क्या तो अमेरिकन, जापानीज, यूरोपियन ब्रांड हो गए, जैसे कि नाइकी, कोका कोला, पेप्सी, होंडा, नोकिया, यही सब तो बड़े बड़े एमएनसी हैं। तो आप रीज़न ढूंढ सकते हैं क्या कि ज़्यादातर एमएनसीज यही सब रीजन से क्यों बिलोंग करते हैं। तो सिंपल रीज़न है इसका, देखिए। पहला तो ये सभी कंट्री यूएस और जापान, यूरोप, ये सब एडवांस इकोनॉमी हो गई, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पहले यही तो आया था। फिर हिस्टोरिकली भी बात करें तो ये लोग मतलब पास्ट में भी काफ़ी डोमिनेट किया है वर्ल्ड ट्रेड में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। फिर इन कंट्रीज़ के पास काफ़ी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है, जिससे इनका ग्रोथ सपोर्ट होता है। और चूँकि यहाँ पे पैसे वाले लोग भी रहते हैं तो कंज्यूमर गुड्स का डिमांड भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो ये 4 रीज़न है कि बोल सकते हैं कि ज़्यादातर एमएनसीज यही सब कंट्री के होते हैं। समझे कि नहीं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। चलिए, तो इसलिए इसको डिस्कस किए। यहाँ पे सभी क्वेश्चन को आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है। आ जाइए दूसरे टॉपिक पे, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ये क्या है? सबसे पहले फॉरेन ट्रेड को समझिए, ये होता क्या है। ट्रेड मतलब व्यापार, किसी चीज़ का खरीदना और बेचना, और ये है फॉरेन ट्रेड, मतलब यहाँ पे व्यापार हो रहा है अलग अलग कंट्री में। तो फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज या फिर अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जैसे आप लिखना अच्छा लगे, ठीक है। आप चाहे तो अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर बिटवीन कंट्रीज कोई भी लिख सकते हैं। तो अगर 2 कंट्री के बीच में कोई सामान या फिर सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसी को कहा जाता है फॉरेन ट्रेड। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्री। 2 कंट्री आपस में कनेक्टेड थे, वो कनेक्शन का रीज़न क्या था? ट्रेड, व्यापार के लिए ही कनेक्टेड थे 2 कंट्री। लंबे समय तक यही मतलब ट्रेंड चला आ रहा था। हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसमें एक रूट के बारे में पढ़ा था जिसमें इंडिया और साउथ एशिया के कंट्रीज ईस्ट और वेस्ट के साथ कनेक्टेड थे। बता सकते हैं वो रूट कौन सा था? सिल्क रूट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक, हम तो रेकमेंड करेंगे कि आप वो वीडियो जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे से उसको समझा रखें। तो देखिए, सबका आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सबका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर इजीली देख सकते हैं, 1 शॉर्ट वीडियो। आते हैं टॉपिक पे। तो आप समझ रहे थे कि लंबे समय तक 2 कंट्री आपस में कनेक्टेड थे, किस रीजन से? तो फॉरेन ट्रेड का, व्यापार करने के लिए कनेक्टेड थे और कोई कनेक्शन नहीं था। फिर ठीक है, तो व्हाट देन इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड? तो फॉरेन ट्रेड का बेसिक फंक्शन क्या होता है? तो 2 फंक्शन होता है। ये प्रोड्यूसर को कैसे इम्पैक्ट करता है, देखिए। प्रोड्यूसर कैन सेल देयर प्रोडक्ट, नॉट प्रोड्यूस यानी प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट ओनली इन मार्केट्स लोकेटेड विद इन कंट्री बट ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। प्रोड्यूसर के लिए एडवांटेज ये है कि प्रोड्यूसर अब अपना सामान सिर्फ अपने कंट्री में नहीं बल्कि दूसरे कंट्री में भी बेच सकता है। तो इनको ज़्यादा मार्केट मिल गया अपना सामान बेचने का, ये इनको एडवांटेज मिला। और बायर्स के पास एडवांटेज ये है कि इनके पास चॉइस ऑफ गुड्स बढ़ गया। पहले सिर्फ अपने कंट्री का सामान ही खरीद पा रहे थे, अब बाहर का सामान भी आ रहा है, तो इनके पास चॉइस ज़्यादा हो गया है। तो ये 2 हो गया बेसिक फंक्शन फॉरेन ट्रेड का। समझे कि नहीं कि प्रोड्यूसर को ऐसे इम्पैक्ट करता है और बायर्स को ऐसे। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे यहाँ पे चाइनीज टॉयज इन इंडिया, इसके बारे में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, लिखा है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को पता चला कि इंडिया में खिलौने काफ़ी ज़्यादा बिकता है, ठीक है, खिलौने काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं और यहाँ पे खिलौनों का दाम काफ़ी ज़्यादा है, हाई प्राइस में बिक रहा है। तो ये चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर सोचते हैं कि चलो हम अब अपना सामान को इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया में अपना सामान बेचते हैं। तो जब चाइनीज़ टॉय आए इंडियन मार्केट में तो ये काफ़ी सस्ते भी थे और नए नए डिज़ाइन के थे, प्लास्टिक के थे। ये तो इंडियन टॉय लकड़ी का मिल रहा था, वही पुराना वाला। तो इंडियन जो कस्टमर्स थे वो इनका सामान ज़्यादा खरीदने लग गए, क्योंकि एक तो दाम कम, क्वालिटी अच्छा, ठीक है।
तो धीरे धीरे करते करते लोगों ने इंडियन मैन्युफैक्चरर से वो टॉय खरीदना बंद ही कर दिया। लगभग 70 to 80% टॉयज़ चाइनीज़ टॉयज़ ही दिखने लगे इंडियन मार्केट में। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा देखिए, इससे इन दोनों में कंपटीशन हुआ। सबसे पहले इंडियन और चाइनीज़ टॉय में कंपटीशन हुआ। चाइनीज़ टॉय बेहतर साबित हुई क्वालिटी और प्राइस दोनों के मामले में। तो फॉर द चाइनीज़ टॉय मेकर्स दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड बिजनेस। तो ये तो इनके लिए एडवांटेजेस हो गया, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर के लिए इनका कमाई बढ़ गया। जबकि इंडियन मैन्युफैक्चरर के लिए ये ठीक ऑपोजिट हुआ, इनका कमाई कम गया, ये लोग तो बर्बाद हो गए। तो कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट करता है फॉरेन ट्रेड। तो इसको अगर हम ब्रीफ में समराइज करें कि फॉरेन ट्रेड का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो 4 पॉइंट है यहाँ पे। नंबर 1, पहला तो गुड्स ट्रैवल करता है फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स ट्रैवल करता है। दूसरा, कंज्यूमर्स के लिए चॉइस बढ़ जाता है गुड्स का, ठीक है। तीसरा, प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स लगभग इक्वल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए इंडियन कपड़ा है, कलर चेंज करते हैं, वाइट सेशन, हाँ ये मान लीजिए इंडियन कपड़ा है और ये मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी का कपड़ा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए मिल रहा है 1000 रुपये का और ये आके बिक रहा है 100 रुपये का, तो आप कौन सा खरीदेंगे? आप क्वालिटी देखेंगे, क्वालिटी में भी ये अच्छा है तो आप जरूर 100 रुपये वाला खरीदेंगे। तो ये इंडियन जो मेकर है वो देखेगा कि अरे मेरा तो 1000 रुपये में बिक ही नहीं रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका दाम को कम करना स्टार्ट कर देगा। कम करते करते 100 के करीब लाएगा, तब जाके कहीं ये इससे कम्पीट कर पाएगा, है कि नहीं। तो जब भी फॉरेन ट्रेड होता है, मतलब कंपटीशन होता है, तो सिमिलर गुड्स का दाम जो है इक्वल होने लग जाता है, नहीं तो ये बिकेगा ही नहीं। तो वही ये पॉइंट में लिखा हुआ था, ये जो पॉइंट हमने पढ़ा कि प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, इस तरीके से दोनों का दाम इक्वल होने लग जाता है। और चौथा इम्पैक्ट ये है कि प्रोड्यूसर इन टू कंट्रीज नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर। यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है एक तरीके से, ये भले ही इसका प्रोड्यूसर कहाँ कोई दूसरे कंट्री में बैठा हो और ये आके यहाँ पे काफ़ी गहराई से कंपटीशन हो रहा है। पहले क्या था मार्केट में कि ये एक सेलर होता था, ये एक सेलर होता था, एक ही मार्केट में अगल बगल, ये चीख रहा है चिल्ला रहा है, ये चीख रहा है चिल्ला रहा है अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए। अब क्या है कि आपके बगल में ठीक है कैसा सामान रखा हुआ है जो किसी दूसरे कंट्री के कोई एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया हो और ये आके यहाँ पे बिक रहा है, तो यहाँ पे क्लोज कंपटीशन स्टार्ट हो गया है फॉरेन मैन्युफैक्चरर के साथ। तो ये 4 इम्पैक्ट है फॉरेन ट्रेड का, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो फॉरेन ट्रेड से क्या होता है, यहाँ पे इम्पैक्ट लिखा हुआ है, दस रिजल्ट इन कनेक्टिंग द मार्केट और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्री। मार्केट जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, ठीक है, मार्केट कनेक्ट हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्री इन द पास्ट। पास्ट में कंट्री कैसे कनेक्टेड थे, तो ट्रेड के जरिए। हाउ इज इट डिफरेंट नाउ, आज के टाइम पे ट्रेड के अलावा भी 2 कंट्री आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म के लिए घूमने के लिए जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या फिर एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के लिए जाते हैं, या फिर हेल्थ हो गया, इलाज करवाने जाते हैं। तो बहुत सारे तरीके से आज के टाइम पे 2 कंट्री कनेक्टेड है। दूसरा, डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दोनों में डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो ये तो ट्रेड है, व्यापार है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे, और ये तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इसमें होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इन्वेस्टमेंट में होता है लैंड कैपिटल, ये सब खरीदा जाता है, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन, इन रिसेंट ईयर्स चाइना हैज़ बीन इम्पोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। चाइना इंडिया से स्टील मंगवा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा स्टील कंपनीज इन चाइना पे। तो चाइना स्टील इंडिया से खरीद रहा है, तो चाइनीज़ कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनका स्टील नहीं बिक रहा होगा। दूसरा, स्टील कंपनीज इन इंडिया, इन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि इनका सामान बिक रहा है। इंडस्ट्री बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना। चाइना में वो इंडस्ट्रीज जो स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो चूँकि चाइना इंडिया से स्टील मंगा रहा है तो ज़रूर कम दाम में मिल रहा होगा, तभी तो मंगा रहा है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि उनको सस्ते में रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है। चौथा है, हाउ विल इम्पोर्ट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया इनटू चाइनीज मार्केट लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट फॉर स्टील इन 2 कंट्री, एक्सप्लेन। मतलब कैसे इंटीग्रेशन होगा मार्केट, वो समझाना है। तो आपको यही 4 पॉइंट दे देना है, 1 2 3 4, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। कि यहाँ पे हो तो रहा है फॉरेन ट्रेड, तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड से कैसे इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट होता है, तो वही 4 पॉइंट देके समझा देंगे, ठीक है। चलिए, आ जाइए आप सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि चैप्टर का नेम है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये सब बेसिक फैक्टर समझ रहे थे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे थे जो कि जरूरी है ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए, ठीक है।
देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि एमएनसीज ऐसे लोकेशन को चूज करती है जो कि चीप हो, सस्ता हो, ठीक है, जहाँ पे वो 4 चीज़ अवेलेबल हो, समझे आगे हमने जो देखा था। उसके बाद एमएनसीज जाके वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती है और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और जैसे जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है वैसे वैसे फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है और ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड जो है ना ये एमएनसीज ही करती हैं। मतलब एमएनसी ही वो कंपनी है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में वो सामान बेच रही है, मंगवा रही है, तो ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड जो है ये एमएनसीज ही कंट्रोल करके रखी हुई है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से यहाँ पे इस बात को समझाया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल ये फोर्ड मोटर्स जो कि इंडिया में कार मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कार को सिर्फ प्रोड्यूस ही नहीं करता है, इट ऑल्सो एक्सपोर्ट कार टू अदर डेवलपिंग कंट्री। कार को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बेच भी तो रहा है। इसके अलावा कार कंपोनेंट को भी एक्सपोर्ट कर रहा है अलग अलग फैक्ट्रीज में वर्ल्ड के, ठीक है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यहाँ पर सामान भेजा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेड है। तो ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड ये एमएनसीज ही कंट्रोल करके रखी हुई है, कोई यहाँ पे समझाया हुआ है। अगला पॉइंट है ये, तो हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है और ग्रेटर फॉरेन ट्रेड भी बढ़ रहा है। ये 2 चीज़ बढ़ रहे हैं। इन दोनों चीज़ों का वजह से ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट दिख रहा है कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट, 2 चीज़ का इंटीग्रेशन मतलब होता है जुड़ना। तो प्रोडक्शन प्रोसेस भी जुड़ रहा है और मार्केट भी जुड़ रहा है आपस में, तो इसी दोनों का जुड़ने को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस सिंपल सा डेफिनेशन है कि 2 कंट्री आपस में काफ़ी तेज़ी से जुड़ते जा रहे हैं, इसी जुड़ने का प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। और इस ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एमएनसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करके और फॉरेन ट्रेड करके, ठीक है। तो 2 कंट्री के बीच में क्या क्या चीज़ मूव करता है, 2 कंट्री के बीच में क्या क्या चीज़ मूव कर रहा है। तो पहला फॉरेन ट्रेड होगा, तो सामान यहाँ से यहाँ जाएगा, सर्विसेज यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, ये 2 चीज़ का मूवमेंट होगा। इसके अलावा एमएनसीज यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट मूव कर रहा है। एमएनसीज जब जाते हैं दूसरे कंट्री में तो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके जाते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी मूव कर रहा है। 4 चीज़ हो गया, गुड्स एंड सर्विस, इन्वेस्टमेंट, अच्छा गुड्स एंड सर्विस को एक ही मानते हैं, 3 चीज़ हो गया, तो एक हो गया गुड्स एंड सर्विस, दूसरा इन्वेस्टमेंट और तीसरा टेक्नोलॉजी। ये 3 चीज़ तो मूव कर ही रहा है। इनके अलावा बिसाइड्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विस इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, इन तीनों या फिर चारों के अलावा एक और चीज़ है जो मूव करता है, वो है मूवमेंट ऑफ पीपल। लोग भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ठीक है। मूव क्यों करेंगे, क्या तो बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इन अलग अलग रीजन का वजह से लोग भी मूव कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। बस इतना चीज़ यहाँ पे समझना था। क्वेश्चन कैसा आएगा यहाँ से, तो ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एमएनसीज इन द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है ये। एमएनसीज का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में। तो पहला पॉइंट तो आप समझ ही गए कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, और एमएनसीज फॉरेन ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, इससे 2 कंट्री आपस में जुड़ रहे हैं। तो वही रोल यहाँ पे हम पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है। पहला कि एमएनसी प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, प्रोडक्शन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ बढ़ा रहे हैं एमएनसी। दे लोअर कॉस्ट बाय यूजिंग लोकल रिसोर्सेज, ये इनको कम खर्चा पड़ रहा है, तो ये कम खर्चे में बेचेंगे भी तो कस्टमर को भी एडवांटेज पड़ रहा है। एमएनसीज इंटीग्रेट मार्केट बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स इन वन कंट्री एंड सेलिंग देम वर्ल्ड वाइड। दे ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इन्वेस्ट इन मल्टीपल कंट्री, पार्टनर करते हैं लोकल फर्म के साथ, इससे प्रोडक्शन स्टैंडर्ड यानी गुड्स का क्वालिटी बढ़ता है और साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ता है। तो ये सब कुछ रोल्स हो गया एमएनसीज का इन ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। 5 पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच कंट्रीज कैन बी लिंक्ड या फिर कनेक्टेड। तो कैसे 2 कंट्री आपस में जुड़ते हैं, तो इन सब का मूवमेंट का वजह से। फॉरेन ट्रेड जिसमें होगा गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब मूव करता है तो 2 कंट्री कनेक्ट हो जाते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी मूव करता है तो इससे भी 2 कंट्री कनेक्ट हो रहे हैं। और एक चीज़ हमने और देखा, पीपल, जब पीपल भी मूव करते हैं तो भले ही जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए, तो भी 2 कंट्री आपस में लिंक होते हैं। तो ये जो हमने देखा था ना अभी कि 2 कंट्री के बीच में क्या क्या मूव करता है, तो गुड्स एंड सर्विस जो कि हो गया ट्रेड, दूसरा हमने देखा था इन्वेस्टमेंट जो कि हो गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तीसरा टेक्नोलॉजी जो कि तीसरे पॉइंट में दिया हुआ है, और चौथा पीपल जो कि चौथे पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है।
समझे कि नहीं? तो ये 4 तरीके से 2 कंट्री आपस में लिंक या फिर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज शैल रिजल्ट इन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इससे क्या होगा? लेसर कंपटीशन नहीं, कंपटीशन बढ़ता है, ग्रेटर कंपटीशन अमॉन्ग प्रोड्यूसर, ये तो सही है। नो चेंज इन कंपटीशन नहीं, नो चेंज नहीं, ग्रेटर कंपटीशन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किन किन कारण से ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर डिस्कस किया हुआ है, सबसे पहला है टेक्नोलॉजी और दूसरा फैक्टर है यहाँ पे लिबरलाइजेशन। दोनों को डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी में भी हमें 2 टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, एक है ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखिए ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है कि जो वर्ल्ड के मार्केट है, अलग अलग जो कंट्री है वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, ट्रेड के जरिए, इन्वेस्टमेंट के जरिए और पीपल के मूवमेंट के जरिए, ठीक है। तो ये सब इतना सारा चीज़, सामान, सर्विसेज और जो भी पीपल है सब मूव कर रहे हैं। मूव करने में सबसे मेन योगदान किसका होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ये जितना अच्छा होगा उतना आप जल्दी मूव कर पाएंगे, सामान जल्दी भेज पाएंगे और कम खर्चे में भेज पाएंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल के सालों में जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं और ये सभी इम्प्रूवमेंट के कारण आज हम कोई भी गुड्स को काफ़ी तेज़ी से भेज सकते हैं और काफ़ी दूर तक भेज सकते हैं और वो भी एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट के कारण ग्लोबलाइजेशन देखने को मिला है, ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। अगला एक और टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, वो है कंटेनर्स। आज के टाइम में जो भी गुड्स कहीं भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको कंटेनर्स में डाल के भेजा जाता है, ठीक है। ये कंटेनर्स आप ये पिक्चर पे देख सकते हैं, इसको कंटेनर्स कहते हैं। इसके अंदर सामान भरा पड़ा है। कंटेनर्स का फ़ायदा ये है कि आप इसको शिप के जरिए भी, रेलवे, प्लेन्स, ट्रक्स, किसी के थ्रू भी भेज सकते हैं, ठीक है। कंटेनर से एडवांटेज ये हुआ कि इससे कॉस्ट काफ़ी कम गया और स्पीड काफ़ी बढ़ गया सामान को ले जाने ले आने का, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एयर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, उसका कॉस्ट भी काफ़ी तेज़ी से गिरा है, जिसके कारण अब हम कोई भी चीज़ को काफ़ी जल्दी कहीं से कहीं भी भेज सकते हैं, समझे कि नहीं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको यही 3 पॉइंट याद रखना है। पहला हो गया ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, इसमें फास्ट डिलीवरी होता है एट लोअर कॉस्ट। फिर कंटेनर्स का मेंशन करेंगे कि कंटेनर्स का आने का वजह से कॉस्ट कम गया है, हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, और स्पीड बढ़ चुका है। फिर एयर ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट कम चुका है, इससे हम काफ़ी जल्दी कहीं भी कोई सामान को भेज सकते हैं, वो भी एट लो कॉस्ट, समझे। चलिए अब आते हैं दूसरे टेक्नोलॉजी पे। दूसरा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट में IT कहते हैं। I और T याद रखिएगा, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो है और साथ में कम्युनिकेशन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? तो इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में 3 टेक्नोलॉजियाँ आती है। एक हो गया टेली कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया कंप्यूटर्स और तीसरा हो गया इंटरनेट। ये तीनों चीज़ मिला के आता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक एक करके समझते हैं तीनों को। पहला टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, इस अगर वर्ड को ब्रेक करें तो टेली मतलब होता है डिस्टेंस और कम्युनिकेशन मतलब होता है, इसका तो मीनिंग मालूम ही है आपको, बात करना, ठीक है। तो हम एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे बात कर पाते हैं, किसकी वजह से? टेलीग्राफ, टेलीफोन, इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन्स, फैक्स, इस वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। इससे हम क्या कर सकते हैं, आज के टाइम पे वर्ल्ड में कहीं भी, किसी भी कॉर्नर में किसी भी लोग से बात कर सकते हैं इंस्टेंटली। ये पहला मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। पहले ये सब नहीं हुआ करता था, तो उतना तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। ये सब में इम्प्रूवमेंट के कारण ग्लोबलाइजेशन और तेज़ी से हुआ है, ठीक है। फिर कंप्यूटर्स आजकल हर एक फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। इसका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना, ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी निकाल पाए, ठीक है। और अगला है इंटरनेट। इंटरनेट का यूज़ तो आपको मालूम ही है। इससे हम इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल जिसको बोलते हैं वो भेज सकते हैं, मतलब लिखित रूप में और ओरली, वर्बली और मतलब रिटन भी, दोनों तरीके से हम किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, समझे। तो ये 3 एरियाज़ में, एक हो गया टेली कम्युनिकेशन, एक हो गया कंप्यूटर्स, तीसरा हो गया इंटरनेट। इन तीनों को मिला के बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें इम्प्रूवमेंट के कारण ग्लोबलाइजेशन में काफ़ी हेल्प मिला है होने में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में इसको आईटी कहते हैं, हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। खासकर सर्विस वाला सेक्टर में ना ये आईटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हम यहाँ पे क्या देखें कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ग्लोबलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से हुआ है, ठीक है। तो सामान के मामले में दो चीज़ होता है, एक तो गुड्स होता है और एक होता है सर्विस। ये फिजिकल गुड है, इसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सर्विस क्या होता है? सेवा, किसी का सर्विस लेना, जैसे कि डॉक्टर का सर्विस हो गया, और भी कोई वकील का सर्विस, टीचर का सर्विस, उसको सेवा बोलते हैं। तो बोला जा रहा है ये जो आईटी है ना, ये सर्विस का प्रोडक्शन को स्प्रेड करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कैसे? एक एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया गया है। देखिए, लिखा है कि कोई एक न्यूज़ मैगजीन है, लंदन में छपता है ये, ठीक है। इसको डिज़ाइन करवाना है और प्रिंट करवाना है कहाँ पे? दिल्ली में। ये न्यूज़ मैगजीन को पढ़ेगा कौन? लंदन के लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसका डिज़ाइन और प्रिंटिंग दिल्ली से करवाया जाता है, इंडिया से। अब ये कैसे हो जाता है? देखिए, द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन जो छपवाना है उसको इंटरनेट के जरिए दिल्ली के ऑफिस में भेजा जाता है। इंटरनेट समझ रहे हैं ना? अभी हमने देखा था आईटी का 3 पार्ट, क्या क्या बताइए? टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर और इंटरनेट। तो इंटरनेट यहाँ पे यूज़ आ रहा है। इंटरनेट के जरिए दिल्ली के ऑफिस में भेजा जाता है कि ये चीज़ छापना है। फिर जो दिल्ली के ऑफिस में जो डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं वो उनको ऑर्डर्स मिलता है कैसे? टेलीकम्युनिकेशन के जरिए। कोई फ़ोन करके मोबाइल से बता देंगे कि इतना पीस मैगजीन छपवाना है, ठीक है। इसके अलावा डिज़ाइनिंग का काम कंप्यूटर में किया जाएगा, प्रिंटिंग सब कंप्यूटर से हो जाएगा। अब आता है पेमेंट का, तो पेमेंट कैसे मिलेगा? इंटरनेट के जरिए, ई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से वो पेमेंट लंदन से दिल्ली के वाले ऑफिस को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन यानी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट, इन सब चीज़ों से कैसे जो सर्विस है वो कहाँ से कहाँ लिया जा रहा है। दिल्ली का मतलब लंदन में बैठा हुआ इंसान लोग दिल्ली से काम करवा ले रहा है, सब आईटी का हेल्प से, समझे? तो वही ये लाइन था कि आईटी खासकर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज को स्प्रेड करने में, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ पे कोई सामान नहीं है ना, इंटरनेट के जरिए हम इजीली किसी का सर्विस ले सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, वहाँ पे बैठे हुए टीचर से आप पढ़ सकते हैं। तो सर्विस के मामले में आईटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है। चलिए, तो इतना ही हो गया। एक यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था, लिखा हुआ है कि वुड ग्लोबलाइजेशन हैव बीन पॉसिबल विदाउट एक्सपेंशन ऑफ आईटी। अगर आईटी नहीं होता तो ग्लोबलाइजेशन क्या हो पाता? तो होता तो ज़रूर, लेकिन वो काफ़ी स्लो होता और काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता। आईटी के आने से हेल्प से ये फास्ट हो गया है और काफ़ी लो कॉस्ट में अब मतलब कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और ग्लोबलाइजेशन जल्दी से हो पा रहा है, ठीक है। हाउ इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन, मतलब इसका रोल पूछ रहे हैं, तो वही 3 रोल समझा देना है, टेलीकम्युनिकेशन का, कंप्यूटर का और इंटरनेट का, ठीक है। चलिए, तो ये हमने टेक्नोलॉजी खत्म कर लिया। अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे, जो कि है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब ये क्या है, इतना लंबा चौड़ा हेडिंग, आराम से समझते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा था चाइनीज टॉय का। ये देखा था कि कैसे जो चाइना से इंपोर्ट करवाया गया था चाइनीज टॉयज़, उसका आने से जो इंडियन टॉय मेकर्स है इनका काफ़ी लॉस हो गया था, है कि नहीं? ये लोग अपना सामान बेच ही नहीं पा रहे थे, उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब मान लीजिए इसी सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है? एक टैक्स लगा देती है ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़। मतलब बाहर से जो भी खिलौना आएगा उस पर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए 100 रुपये का कोई खिलौना आ रहा था, टैक्स लगाने के बाद उसका दाम अब हो गया 150 रुपया, ठीक है। अब क्या होगा कि जो लोग इसको इंपोर्ट करवा रहे थे वो उसको इंपोर्ट करवाना बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये महंगा हो चुका है, इंडियन कस्टमर इसको खरीद नहीं रहे, ये महंगा हो चुका, तो इसका इंपोर्ट कम जाएगा अपने आप। और इंपोर्ट कम जाएगा तो ऑटोमेटिकली इंडियन टॉय मेकर्स इनका प्रॉस्पर करने का मौका मिल जाएगा, ये अब अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने टैक्स लगाया, टैक्स ऑन इम्पोर्ट, ये एक एग्जाम्पल है ट्रेड बैरियर का। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ट्रेड बैरियर एक नया टर्म सुनने को मिल रहा है। इसको बैरियर इसलिए कहा जा रहा है, बैरियर मतलब क्या? कुछ बाधा। तो चूंकि हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, उसलिए इसको ट्रेड बैरियर कह रहे हैं कि इंपोर्ट पहले फ्रीली आ रहा था, अब उस पर टैक्स लगा के हमने एक मतलब बैरियर क्रिएट कर दिया। तो गवर्नमेंट इसी तरीके का ट्रेड बैरियर को यूज़ करती है ताकि फॉरेन ट्रेड को कभी बढ़ा पाए और कभी घटा पाए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर पाए। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को, इस दोनों को मिला के हम लोग कौन सा टर्म बोलते हैं? रेगुलेट करना, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आपको कहीं भी इंग्लिश में अगर इंक्रीज और डिक्रीज लिखना हो उसके जगह पे आप रेगुलेट भी लिख सकते हैं। तो गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर का इस्तेमाल करके फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करती है
और डिसाइड करती है कि कौन से टाइप का सामान आना है, कितना आना है कंट्री के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम में ट्रेड बैरियर का डेफिनेशन पूछते हैं। ट्रेड बैरियर क्या होता है? तो गवर्नमेंट समटाइम्स इम्पोज टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट, ठीक है, जैसे कि चाइनीज टॉय पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। तो इससे क्या होता है, इम्पोर्टेड सामान महंगा हो जाता है और लोकल इंडस्ट्रीज जो होते हैं जैसे कि इंडियन टॉय मेकर्स वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इस समय इस टाइप के रेस्ट्रिक्शंस को क्या कहा जाता है? ट्रेड बैरियर्स कहा जाता है। सिंपल, तो इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए। चलिए आगे मूव करते हैं। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे बैरियर्स लगा दिए फॉरेन ट्रेड पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर थे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इंडिया के, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके फॉरेन कंपटीशन से। क्योंकि उस समय अगर फ्रीली फॉरेन ट्रेड होने दिया जाता और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने दिया जाता तो बाहर से सामान आ के सब इंडिया में बिकता और हमारे जो अपने इंडस्ट्री है, इंडियन कंपनी सब, वो ग्रो नहीं कर पाते। उस समय वो लोग उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं करते थे, उनसे कम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए इन सब लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे बैरियर लगा रखे थे 1950s और 1960s में, ठीक है। सिर्फ इसेंशियल आइटम्स जैसे कि मशीनरी हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम हो गया, सिर्फ इन्हीं का इंपोर्ट, मतलब इन्हीं पे बैरियर कम था या फिर नहीं था, ठीक है, इन्हीं का इंपोर्ट्स अलाउ था। अभी तक हम क्या समझे कि इंडिया को जब आज़ादी मिला 1947 में, हमारे इंडस्ट्रीज नए नए उभर के सामने आ रहे थे। तो इनको बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, कई सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे यहाँ पे, ठीक है, ताकि इजीली फॉरेन कोई इंपोर्ट ना करवा पाए, ठीक है। सिर्फ इसेंशियल आइटम जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम, इन्हीं का इंपोर्ट अलाउ था। अब ऐसा करके क्या इंडिया ने सही किया फिर गलत किया? ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ये किया है, जितने भी आज के टाइम पे डेवलप कंट्री है, बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका, यूरोप के कंट्रीज, ठीक है, उन लोगों ने भी, जब वो लोग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में थे, जब वो लोग डेवलपिंग स्टेज में थे, तब उन लोगों ने भी प्रोटेक्शन दिया था अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को। तो हम लोग भी जब अर्ली स्टेज में थे तो हमने भी प्रोटेक्शन दिया, तो हमने कुछ गलत तो नहीं किया है, ठीक है। ये सब समझना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में ये सब के ऊपर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बनेगा कि ओनली इसेंशियल आइटम सच एज, हो सकता है यहाँ पे इस स्टेटमेंट में कुछ छेड़छाड़ कर दे। ये तीन चीज़, मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इसमें कुछ छेड़छाड़ करके वो स्टेटमेंट दे दे और पूछेंगे सही है कि गलत। तो याद रखिएगा सिर्फ इसी का इंपोर्ट अलाउ था। और ऐसा क्या इंडिया ही ऐसा पहला कंट्री था जिसने इस तरीके का स्टेप उठाया कि कई सारे ट्रेड बैरियर लगा दिए थे? तो नहीं, जितने भी डेवलप कंट्री है उन्होंने भी अपने डेवलपिंग स्टेज में ऐसा काम कर चुके हैं। तो हम लोगों ने भी किया, तो कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो ऐसा करते करते हम ये कब तक चलाए? 1990 तक ये सब चला कि हमने कई सारे ट्रेड बैरियर लगा के रखे थे। फिर 1991 में कुछ चेंजेस लाए गए पॉलिसी में। गवर्नमेंट ने ये फील किया कि अब ये समय आ चुका है कि इंडियन प्रोड्यूसर अब क्या करे, कम्पीट करे, कंपटीशन करे इंटरनेशनल प्रोड्यूसर के साथ। ये फील किया गया कि ये लोग जब कंपटीशन करेंगे तो इनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, क्वालिटी इम्प्रूव होगा, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था कि 1947 से लेकर 1990 तक कुछ खास उतना इम्प्रूवमेंट नहीं देखा गया इंडियन कंपनीज़ में, ठीक है। वो लोग एकदम लेथार्जिक अपने मन से काम कर रहे थे, कोई इनमें इंसेंटिव नहीं था कि हम ग्रो करें। तो गवर्नमेंट ने 1991 में फील किया कि चलो एक बार सब ट्रेड बैरियर को हटाते हैं, बाहर से सामान आएगा, जब ये लोग कंपटीशन फील करेंगे तब ये लोग अपने आप कुछ ग्रो करने का सोचेंगे, ठीक है। और इस डिसीजन को, गवर्नमेंट का इस डिसीजन को कई सारे पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया। इसको हम हाईलाइट इसलिए करके रखेंगे क्योंकि इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो 10 बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको रिमूव कर दिया गया टू अ लार्ज एक्सटेंट। पूरा नहीं हटाया गया, काफ़ी हद तक हटा दिया गया, ठीक है। अब क्या था कि सामान को ईजिली आप इंपोर्ट करवा सकते थे, एक्सपोर्ट कर सकते थे, और फॉरेन कंपनीज यहाँ पे फैक्ट्री और ऑफिस भी सेटअप कर पाते, मतलब फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों को काफ़ी अलाउ कर दिया गया। तो ये जो बैरियर हटाया गया है ना, रिमूविंग बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, और जो भी रेस्ट्रिक्शंस हटाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इसी को लिबरलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। लिबरलाइजेशन आने के बाद आपका जो ट्रेड है, बिजनेस है, ये सब फ्रीली हो पाता है। गवर्नमेंट इम्पोजेस मच लेस रेस्ट्रिक्शन देन बिफोर एंड इज देयरफॉर सेड टू बी मोर लिबरल। बोलेंगे वो लिबरल गवर्नमेंट है, छूट दे रखा है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि लिबरलाइजेशन
क्या होता है वो हमने समझा, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। ट्रेड बैरियर क्या होता है वो हमने समझा। फिर इंडियन गवर्नमेंट का क्या अप्रोच था आज़ादी से लेके अभी तक का, वो हमने देखा कि शुरू में हमने प्रोटेक्शन दिया, फिर हमने प्रोटेक्शन हटा लिया। इस डिसीजन को कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट भी किया था। समझे कि नहीं यहाँ तक? तो दूसरा फैक्टर है लिबरलाइजेशन, इससे भी काफ़ी हेल्प मिला ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, तो यही था ये पूरा टॉपिक। पहले देखिए हेडिंग क्या है, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, किन किन कारण से ग्लोबलाइजेशन हुआ। पहला टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में हमने 2 चीज़ पढ़ा, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खासकर सर्विस को स्प्रेड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है, वो हमने एक एग्जाम्पल से समझा। इसके बाद हम आ गए लिबरलाइजेशन पे, यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स, फिर अप्रोच, फिर बाद में अप्रोच, फिर लिबरलाइजेशन, यही 3-4 चीज़ समझा है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। एक यहाँ पे और एक टर्म है जिसको बोलते हैं कोटा। हमने देखा था कि टैक्स ऑन इंपोर्ट ये एक टाइप का क्या है, ट्रेड बैरियर है। गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, एक लिमिट प्लेस कर देती है ऑन द नंबर ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। जैसे कि ये इंडिया है, चाइना से कोई टॉय आ रहा था तो उस पर हमने टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो उसको तो ट्रेड बैरियर कहते हैं। कभी कभी टैक्स न लगा के गवर्नमेंट क्वांटिटी फिक्स कर देती है कि सिर्फ 100 खिलौने या फिर सिर्फ 1000 खिलौने ही आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस टाइप के जो बैरियर है उसको बोलते हैं कोटा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, और कुछ है नहीं काम का वहाँ पे। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसको WTO बोलते हैं, WTO। हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि इंडिया ने जो डिसीजन लिया था कि वो अब कंट्री में फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे, इसको काफ़ी पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था। उसी में से एक ऑर्गेनाइजेशन है ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। These organizations say that all barriers to foreign trade and investment are harmful. ये सब ऑर्गेनाइजेशन का एक व्यू होता है कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई भी टाइप का बैरियर नहीं होना चाहिए, ये सब आराम से होना चाहिए। ठीक है, और जब ये सब आराम से होगा तो उसको बोलेंगे फ्री ट्रेड। ठीक है, तो इनका मेन मोटिव होता है कि क्या लाया जाए, फ्री ट्रेड लाया जाए, मतलब कोई भी सामान कोई भी कंट्री से इजीली मूव कर पाए। ठीक है, तो WTO इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। समझ गए, इंटरनेशनल ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड, वो अच्छे तरीके से हो पाए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, ये इंश्योर करना इनका एम होता है। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किसने किया था, तो इट वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डेवलप्ड कंट्री। ये की वर्ड है यहाँ पर, याद रखिएगा। इसको स्टार्ट किया है डेवलप कंट्री ने मिलके। ठीक है, तो WTO करता है क्या है, काम क्या है इसका, तो ये रूल्स बनाता है रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, और ये देखता है कि ये रूल्स को सब कोई ओबे कर रहे हैं कि नहीं। अगर कोई ओबे नहीं कर रहा है तो ये हो सकता है सैंक्शंस, फाइन्स, ये सब इम्पोज कर दे उस कंट्री के ऊपर। ठीक है, तो एट प्रेजेंट अराउंड 160 कंट्रीज अप्रॉक्स, ठीक है, एग्जैक्ट 166 से अभी बढ़ते घटते रहता है। तो ये इतने कंट्री मेंबर है इस WTO के। ठीक है, दो WTO इट्स सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, लेकिन इन प्रैक्टिस में देखा जाता है कि डेवलप कंट्री किसी न किसी तरीके से ट्रेड बैरियर्स लगा कर रखे हुए, और WTO रूल्स ये फोर्स करता है कि डेवलपिंग कंट्री अपने सारे ट्रेड बैरियर को रिमूव कर दे। इसको एक एग्जांपल से नीचे में समझाया गया है, समझे कि नहीं। ये पैसेज देखिए, WTO का आइडियली देखा जाए तो WTO का काम क्या है, फ्री ट्रेड करवाना। ठीक है, इसका तो यही काम है, ये रूल्स बनाता है कि फ्री ट्रेड पूरा वर्ल्ड में हो पाए। ठीक है, लेकिन ये देखा गया है कि इन प्रैक्टिस जो डेवलप कंट्री है, जो रिच कंट्रीज है, वो सब किसी न किसी तरीके से ट्रेड बैरियर अभी भी लगाए हुए हैं खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लेकिन WTO का रूल का वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है, इन लोगों ने सारा ट्रेड बैरियर हटा दिया है, तो कहीं ना कहीं इनका लॉस हो रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ का। अब कैसे, इस एग्जाम्पल से समझेंगे अभी हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे USA का बात किया गया है। हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था इसी बुक में कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है, जबकि आप अगर US का बात करें तो US में सिर्फ 0.5%, इतना कम लोग ही एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और इसके बावजूद भी जो US गवर्नमेंट है वो इनको क्या करती है, मैसिव सम्स ऑफ मनी प्रोवाइड करती है, बहुत ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करती है। जो US गवर्नमेंट है
ये वो अपने कंट्री के फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करती है, मनी, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये फार्मर्स इजीली खेती कर पाते हैं और कम दाम में अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं एट लो प्राइस। अपने प्रोडक्ट को कंट्री के अंदर भी और कंट्री के बाहर भी काफ़ी कम दाम में बेचते हैं। तो ये फार्मर जब दूसरे कंट्री को बेचते हैं तो काफ़ी कम दाम में बेच रहे हैं, तो यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर को लॉस हो जाता है, दूसरे कंट्री के यहाँ पे जो सेलर है वो यहाँ पे बेच नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट एक तरीके से मतलब फ्री ट्रेड नहीं होने दे रहा है। समझे कि नहीं ये बात? तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएस फार्मर्स कैन सेल फार्म प्रोडक्ट्स एट एबनॉर्मली लो प्राइस, क्योंकि उनको तो पैसा मिला हुआ है यूएस गवर्नमेंट से, तो ये लोग बाहर में लो प्राइस में बेच देते हैं। तो इससे जो कंट्री के फार्मर्स है, दूसरे कंट्री के फार्मर्स, वो लोग काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। तो डेवलपिंग कंट्री का ये कहना है, जो जिनको नुकसान पहुंच रहा है, वो लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों ने WTO के रूल्स के मुताबिक सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए हैं, ठीक है, लेकिन जो डेवलप कंट्री है वो लोग क्या कर रहे हैं, WTO रूल्स को इग्नोर कर रहे हैं और अभी भी अपने फार्मर्स को वास्ट सम्स ऑफ मनी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या ये फ्री एंड फेयर ट्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझिएगा कि WTO जो है उसको स्टार्ट किसने किया था? ये सारे डेवलप कंट्रीज़ ने मिलकर ही तो स्टार्ट किया था। तो इसलिए इनका मनमानी चलता है यहाँ पे, और ये लोग मतलब कुछ ना कुछ तरीके से अपने कंट्री को ट्रेड बैरियर लगा के रखे हुए हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरे कंट्री से ट्रेड बैरियर हटवा रहे हैं और वहाँ पे जाके अपना सामान बेच रहे हैं। मतलब दोनों तरीके से प्रॉफिट कमाएंगे, और इसमें नुकसान हो जा रहा है किसका? इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ का। समझे कि नहीं? वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। बस इतना ही था। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है कि ट्रेड को फेयर बनाने के लिए, फ्री एंड फेयर ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ किया जा सकता है। तो डेवलप कंट्रीज़ क्या करें? सब्सिडीज़ देना बंद करें, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड टू लिमिट अनफेयर सपोर्ट। जो WTO के रूल्स है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि जो अनफेयर सपोर्ट मिल रहा है किसी को भी वो ना मिले, ठीक है। फिर WTO में एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई भी अगर विवाद हो गया उसको अच्छे से सुलझाया जाए बैठ के आपस में मीटिंग करके। फिर प्रोवाइड सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज कम्पीट। डेवलपिंग कंट्री में कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो लोग बराबर कम्पीट कर पाए डेवलप कंट्रीज से, ठीक है। तो ये सब कुछ 4 तरीके हैं जिससे आप ट्रेड को फ्री एंड फेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिए। चलिए लाइन बाय लाइन पहले क्वेश्चन को करते हैं। नंबर 1, WTO वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ डैश कंट्रीज। किसने WTO को स्टार्ट किया था? तो डेवलप्ड कंट्रीज ने स्टार्ट किया था। द एम ऑफ WTO इज टू, इसका एम क्या है? इज टू इंश्योर फ्री ट्रेड, फ्री एंड फेयर ट्रेड, या फिर लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। क्या लिखा हुआ है? एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। ये लिख देते हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रेड लिबरलाइज रहे यानी फ्री रहे, ठीक है, कोई टाइप का ट्रेड बैरियर या फिर रेस्ट्रिक्शन ना हो। WTO एस्टेब्लिशेस रूल्स रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग रूल्स बनाता है? इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, वो ट्रेड कैसे होना चाहिए फॉर ऑल कंट्री, एंड सीज डैट, और देखता है कि ये रूल्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। सब यहाँ पे है, ये रहा रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज डैट दीज रूल्स आर ओबेड, वही लिखना था वहाँ पे। फिर इन प्रैक्टिस, लेकिन रियल लाइफ में क्या देखने को मिल रहा है? ट्रेड बिटवीन कंट्री इज नॉट फ्री एंड फेयर, फ्री एंड फेयर नहीं है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया हैव रिमूव्ड ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, वेयर एज मेनी डेवलप कंट्री हैव कंटिन्यूड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू देयर प्रोड्यूसर। समझ गए? तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, What do you think can be done to so that trade between country is more fair? जो ट्रेड है उसको फेयर करने के लिए, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो यही 4 स्टेप इम्प्लीमेंट करवाइए, ठीक है, कि सब्सिडी देना बंद करें, रूल्स को अच्छे से फॉलो किया जाए, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि विवाद को सुलझाया जा सके, और डेवलपिंग कंट्री को थोड़ा सपोर्ट दिया जाए ताकि वो लोग कम्पीट कर पाए इक्वली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि इन द अबव एग्जाम्पल, जो फार्मर वाला एग्जाम्पल था, यूएस गवर्नमेंट मैसिव सम्स ऑफ मनी प्रोवाइड कर रही थी अपने फार्मर्स को। तो कभी कभी गवर्नमेंट
ऐसा सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है जिससे कि सर्टेन टाइप ऑफ गुड्स जैसे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स को मतलब प्रमोट किया जा सके। तो क्या इस टाइप का सपोर्ट फेयर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कोई कंट्री है वो कंट्री में मतलब गवर्नमेंट एक ऐसा पॉलिसी लाती है कि कोई अगर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सामान बनाएगा तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, या फिर उसको बिजली फ्री में दिया जाएगा। तो इस टाइप के सपोर्ट क्या फ्री ट्रेड में हेल्प करते हैं या फिर नहीं करते हैं, इसको अच्छा माना जाएगा कि नहीं? तो इसको हम अच्छा मान सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट कैन बी फेयर डिपेंडिंग ऑन द पर्पस। यहाँ पे पर्पस क्या है, इन्वायरमेंट के लिए काम करना। और इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कंट्री को लाभ मिलेगा, पूरे वर्ल्ड को लाभ होगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल गुड्स सब्सिडीज, इन्वायरमेंटल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो सब्सिडी दिया जाता है ये जनरली फेयर होता है क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस कर रहे हैं। पूरा मतलब वर्ल्ड को बेनिफिट होगा इससे, इसलिए इसको फेयर कहा जाएगा। हाउएवर ऐसे प्रोडक्शन सब्सिडी जिससे कि प्राइस को छेड़छाड़ किया जाए, जैसे कि यूएस गवर्नमेंट अपने फार्मर को दे रही थी पैसे जिससे फार्मर काफ़ी कम दाम में सामान को बेच रहे थे। तो ऐसे सब्सिडी जिससे प्राइस में चेंज हो या फिर कुछ एडवांटेज मिले जैसे कि फार्मर्स को मिल रहा था, इस टाइप के सब्सिडीज अनफेयर होते हैं क्योंकि ये अफेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल कंपटीशन को और हार्म कर रहे हैं लोकल प्रोड्यूसर इन अदर कंट्रीज़ को, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये तैयार करेंगे आप दोनों, तीनों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये हो गया WTO ख़त्म। अब आ जाइए अगले पे जो कि है इम्पैक्ट। इस ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा है इंडिया पे। देखिए इम्पैक्ट हम यहाँ पे दो तरीके से डिस्कस करेंगे। एक इम्पैक्ट है कंज्यूमर्स पे और दूसरा इम्पैक्ट है प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स पे। पहले बात करते हैं कंज्यूमर्स पे। कंज्यूमर्स पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, तो एक वर्ड में अगर बोले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, एडवांटेजियस रहा है काफ़ी। आज के टाइम पे कंज्यूमर का चॉइस बढ़ चुका है, वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, क्वालिटी अच्छा हो चुका है, अच्छे क्वालिटी का सामान अवेलेबल है और एट लो प्राइस, ठीक है, और हाई स्टैंडर्ड वाले मतलब लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी हाई हो गया है इन सब रीजन का वजह से। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट पड़ा है कंज्यूमर पे, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं प्रोड्यूसर्स पे, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसका इम्पैक्ट यूनिफॉर्म नहीं रहा है, कुछ प्रोड्यूसर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट, कुछ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए MNCs ने पिछले 2 डिकेड्स यानी 20 साल में इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि इंडिया इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा है। कैसे, इंडिया में आपको पता ही है काफ़ी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है, वो भी एट लो कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, इंडिया मार्केट के काफ़ी क्लोज है। ये लोग यहाँ पे कोई भी सामान बनाएंगे तो यहाँ से बगल वाले कंट्री चाइना को इजीली बेचा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर की वजह से MNCs काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया जैसे कंट्रीज़ में, और खासकर से इन सब इंडस्ट्रीज़ में, सेल फोन, मोबाइल्स हो गया, गाड़ी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और बैंकिंग, ये सब इंडस्ट्रीज़ में MNCs काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज़ में जब ये लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बेनिफिट तो होगा ही, नया नया जॉब्स क्रिएट होगा, ठीक है। और वो लोकल कंपनीज़, इनको ये सब इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोकल कंपनी भी होते हैं जो अपने रॉ मटेरियल्स इन सब इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। तो जब इनका ग्रोथ हो रहा है तो ये लोकल कंपनी का भी ग्रोथ होता है, ठीक है। तो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल टू दीज इंडस्ट्रीज हैव प्रॉस्पर्ड, ये हो गया पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब आइए दूसरे पे। सेकेंडली कुछ टॉप इंडियन कंपनी है, पहले से इंडिया में कुछ बड़े बड़े कंपनी हैं जो कंपटीशन का वजह से और ज़्यादा बेनिफिट किए हैं। पहले ये लोग प्रोड्यूस तो कर रहे थे, जब इंडिया को लिबरलाइज किया गया, सारे रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए तो बाहर के सामान आके इंडिया में बिकने लगे। तो जो इंडियन के जो बड़े बड़े कंपनीज थे उन लोगों ने भी नए नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया और अपने प्रोडक्शन मेथड को और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड को बढ़ाया, ठीक है। और इससे ये लोग क्या किए, जो विदेशी कंपनी थे उनके साथ पार्टनरशिप करके और ग्रो किए, ठीक है। कोई बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनी टू इमर्ज एज मल्टीनेशनल देमसेल्व्स। कुछ इंडियन कंपनी ग्लोबलाइजेशन का वजह से खुद भी MNC बन के सामने आए, ठीक है। ये भी एक MNC बन गया, मतलब ये अपना प्रोडक्शन एक से ज़्यादा कंट्री में स्प्रेड आउट कर दिए, ठीक है। तो कुछ इंडियन कंपनी भी मतलब MNC बने, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया गाड़ी के मामले में, इन्फोसिस IT के मामले में, रेनबैक्सी मेडिसिन के मामले में, एशियन पेंट्स पेंट के मामले में, सुंदरम फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ट्स के मामले में। तो ये सब कुछ बड़े बड़े इंडियन कंपनीज है जो MNCs बन के सामने उभरे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखेंगे आप।
तो आप सोचेंगे कि इंडियन कंपनी, ये तो इंडियन बड़े बड़े कंपनीज एमएनसीज बन गए, इससे कुछ फ़ायदा भी है इंडिया को कि नहीं है? तो ज़रूर फ़ायदा है। मोर इंडियन कंपनी शुड बिकम एमएनसी। इससे क्या होगा? जॉब क्रिएट होगा, ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, स्किल एडवांस होगा, ठीक है, स्किल बढ़ेगा और स्टैंडर्ड बढ़ेगा, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी टू मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड। ये लोग अच्छा प्रोड्यूस करेंगे ताकि ये लोग को अपना सामान पूरे वर्ल्ड में बेचना है कि नहीं? तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे ये लोग और इंडिया का दबदबा भी बढ़ेगा। स्ट्रेंथन इंडियन ग्लोबल इन्फ्लुएंस। हम लोग काफ़ी प्राउड फील करेंगे कि हमारा सामान, मतलब इंडियन कंपनी बाहर जाके अपना सामान बेच रही है, ठीक है, तो ये अच्छा होता है काफ़ी। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनी प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी। तो आईटी सर्विस में भी ग्लोबलाइजेशन काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आया। अब इसका तो हम देख ही चुके थे एग्जाम्पल की कैसे जो लंदन वाले मैगजीन वाले कंपनी थे वो अपना काम इंडियन कंपनी, मतलब दिल्ली में एक ऑफिस था, उससे करवा रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन से सर्विस को स्प्रेड आउट करने में भी काफ़ी हेल्प मिला है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। हम पढ़ क्या रहे थे कि प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो पहला हमने देखा कि इन सब इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ज़्यादा जॉब क्रिएट हुआ और लोकल कंपनी को भी हेल्प मिला। उसके बाद हम देखें कि कुछ बड़े बड़े जो इंडियन कंपनीज थे, टॉप इंडियन कंपनीज, इन लोगों ने कंपटीशन से फ़ायदा उठाया। ये लोग नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किए, प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ाए, सक्सेसफुल कोलैबोरेशन किए, ठीक है, उनके साथ, विदेशी कंपनियों के साथ। फिर कुछ इंडियन कंपनी ऐसे भी थे जो खुद एक एमएनसी बन के सामने आए। एमएनसी बनने से क्या क्या फ़ायदा होता है, तो ये 5 फ़ायदा हम यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है। बस इतना ही था यहाँ पे, आगे और भी है, फिलहाल अभी के लिए ये टॉपिक यहीं पे था। यहाँ पे एक और सब टॉपिक है, इसको स्टडी करते हैं। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कोई भी गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि विदेशी कंपनियां आए और इंडिया में, मतलब उनके कंट्री में इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो क्यों गवर्नमेंट क्यों फॉरेन, पहले तो ये समझते हैं कि क्यों फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें। तो गवर्नमेंट्स अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू, इन सब कारण का वजह से कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। पहला, जब भी कोई विदेशी कंपनी आके हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है, जॉब्स क्रिएट होते हैं। ये जब आते हैं अपने साथ तो नए टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, ये मिलता है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि जब ये लोग आएंगे तो इनके लिए अच्छे रोड और ये सब अच्छा फैसिलिटी देना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट विद ग्लोबल मार्केट, इनका इकोनॉमिक ग्लोबल मार्केट के साथ जुड़ता है। तो ये सब एडवांटेज है जिस वजह से कोई भी कंट्री चाहती है कि उनके वहाँ पे क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं इंडिया में, ठीक है। 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंडस्ट्रियल जोन्स जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इसको सेटअप किया गया। ये होता क्या है, तो ये कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल, एजुकेशनल फैसिलिटी, ये सब सारे फैसिलिटी अच्छे लेवल के प्रोवाइड किए जाते हैं इस एरिया में। क्या कहते हैं इसको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। और साथ ही साथ इन सब एरिया में अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन सेटअप कर रहा है तो उनको इनिशियल पहले 5 सालों के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, नहीं देना पड़ेगा, मतलब टैक्स पे भी छूट होता है। तो इतना बेनिफिट दिया जाता है कि आइए आप यहाँ पे हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्लस टैक्स में छूट, ये 2 चीज़ दिया जाएगा। तो ऐसे जोन को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसको सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का, हमने SEZ सेटअप किया है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो विदेशी कंपनियां हैं वो बोले कि नहीं, सिर्फ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी टैक्स में छूट देने से हम नहीं आएंगे, कुछ और भी कुछ बेनिफिट दीजिए हमें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बोल दिया कि चलो हम आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं लेबर लॉ में। मतलब हमारे यहाँ के जो वर्कर है उनको आप परमानेंटली हायर नहीं करोगे, आपको जब ज़रूरत हो तो उतना में हायर कीजिए, थोड़ा मोड़ा वर्क कंडीशन भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए, हम वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आप हमारे यहाँ के इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो विदेशी कंपनी आती है यहाँ पे, तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग वर्कर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, अब वो वर्कर्स को हायर कर रही है फॉर शॉर्ट पीरियड, जब बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर हो तब। इससे उनका कॉस्ट ऑफ लेबर बच जाता है और उनका प्रॉफिट ज़्यादा होता है।
इतना पे भी ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है, ये लोग बोलते हैं और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए लेबर लॉ में, ठीक है, तब हम आएंगे आपके यहाँ इन्वेस्ट करने। तो खैर ये सब सिलसिला चलता रहेगा। आप सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से 2 कदम उठाए थे। तो पहला हो गया सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अगर इसके बारे में पूछते हैं तो ये 2 पॉइंट याद रखेंगे, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी और टैक्स बेनिफिट, ठीक है। और दूसरा स्टेप हो गया फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। पहला, हाउ हैज़ कंपटीशन बेनिफिटेड पीपल इन इंडिया। तो बेनिफिट तो मिला ही है कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को, वो लिखेंगे आप। शुड मोर इंडियन कंपनी इमर्ज एज एमएनसी। तो हाँ बिल्कुल, क्यों इंडियन कंपनी एमएनसी बनने चाहिए, तो ये 5 रीजन देके समझाएंगे, ठीक है। और ये वाई डू गवर्नमेंट्स ट्राई टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्यों इसको अट्रैक्ट करती है, तो इसका रीजन हम यहाँ पे बता ही दिए थे क्यों अट्रैक्ट करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट होता है, जॉब्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब इंप्रूव होते हैं। कैसे अट्रैक्ट करते हैं, तो 2 स्टेप्स है, SEZ और फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉ, ये भी याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन में बोला है कि हमने चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक के लिए डेवलपमेंट है तो हो सकता है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट ना हो, ठीक है। तो उसी तरीके से जो जब SEZ सेटअप किया जा रहा था तब इसको कई लोगों ने अपोज भी किया था। तो बोला गया कि आप पता कीजिए कि किसने अपोज किया था और क्यों अपोज किया था SEZ सेटअप होने से। तो देखिए 3 कैटेगरी के लोगों ने इसको अपोज किया था। पहले हो गए फार्मर्स, दूसरे लोकल कम्युनिटी और तीसरे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स। फार्मर्स ने इसलिए अपोज किया क्योंकि जब वहाँ पे बड़ा सा एरिया में जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया जाएगा तो उनका खेत वगैरह फार्मलैंड चला जाएगा, उनको बराबर अच्छा कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपोज किया। लोकल कम्युनिटी ने जो वहाँ पे लोग रह रहे थे पहले से इस एरिया में, उन लोगों ने इसलिए अपोज किया क्योंकि अब इनको ये एरिया छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा, वहाँ पे फिर से घर बनाना पड़ेगा, फिर से कोई नया धंधा स्टार्ट करना पड़ेगा, दुकान खोलना पड़ेगा, उतना ईजी तो नहीं है वो सब, इसलिए उन्होंने इसको अपोज किया। फिर इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने भी अपोज किया था क्योंकि जब इस एरिया में जब इंडस्ट्री सेटअप किया जाएगा बड़े बड़े, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होगा, पेड़ काटे जाएंगे, तो ये सब टेंशन का वजह से इन लोगों ने भी इसको अपोज किया था। तो ये याद रखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन को मतलब विरोध किसने किसने किया था, ठीक है। बस इतना ही है यहाँ पे, आगे मूव कर जाते हैं। आगे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है स्मॉल प्रोड्यूसर के बारे में, देखते हैं इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज लेके आए हैं ग्लोबलाइजेशन इनके लिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक रवि नाम का एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसने बैंक से लोन लिया था कैपेसिटर्स बनाने के लिए 1992 में, ठीक है। इस एरिया में कैपेसिटर्स जो कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होता है, वो बनाने के लिए इसने बैंक से लोन लिया। 3 साल के अंदर इसने अपना प्रोडक्शन अच्छा खासा एक्सपेंड कर लिया और अपने अंदर 20 वर्कर्स को भी हायर कर लिया, ठीक है। मतलब काफ़ी अच्छा से ग्रो कर रहा है। स्ट्रगल तब स्टार्ट हुआ जब इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में इंपोर्ट ऑफ कैपेसिटर अलाउ कर दिया। WTO से एग्रीमेंट हुआ था, हमने देखा था 1991 में ही हट कर दिया था ना, लेकिन अचानक से तो सब इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है। इम्प्लीमेंट होते होते 2001 हो गया और अब इंपोर्ट ईजिली होने लगा कैपेसिटर्स का भी, समझे। तो इसका वजह से क्या हुआ, इसके जो मेन क्लाइंट थे, रवि के जो मेन कस्टमर थे जो कि होते थे टेलीविज़न कंपनी, ये लोग इससे कैपेसिटर खरीदते थे। तो जब इंपोर्ट होने लगा, मतलब बाहर से जब कैपेसिटर्स आने लगे, तो ये इंडियन कंपनीज़ ने रवि से ख़रीदना बंद कर दिया। इसके अलावा ये इंडियन कंपनी पहले टीवी बनाते थे, अब इनका काम रह गया था सिर्फ टीवी के पार्ट्स को असेंबल करना। तो इनका रोल भी ख़त्म हो गया और ये लोग जो बाकी कंपनी थे वो इंपोर्ट वाले सामान को खरीदते थे क्योंकि वो लगभग आधे दाम में बिकते थे। तो दाम भी कम था जो बाहर से सामान आ रहा है और इनका रोल भी चेंज हो रहा था। इन सब रीजन का वजह से रवि का हालत ख़राब होने लगा। तो रवि आज के टाइम पे 2000 साल में जितना कैपेसिटर बनाता था उसका सिर्फ आधा नंबर ही कैपेसिटर अभी बनाता है। और इसके जो पहले इसके अंडर 20 वर्कर हुआ करते थे, अब सिर्फ 7 वर्कर्स है इसके अंडर में। और रवि के जो बाकी दोस्त थे हैदराबाद में, चेन्नई में, उन्होंने तो अपना यूनिट बंद ही कर दिया, सर्वाइव ही नहीं कर पाए वो। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही बैटरी हो गए, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक, टॉयज़, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल ऑयल, ये सब कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल है
जहाँ पे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं कंपटीशन से, ठीक है। क्या तो इनको बंद करना पड़ गया है और कई सारे वर्कर्स जो यहाँ पे काम करते थे वो लोग जॉबलेस हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सब इंडस्ट्रीज़ के, ये स्टेटमेंट्स एसेसमेंट रीजन बेस्ड क्वेश्चन में काफ़ी बढ़ चढ़ के यूज़ होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि इन सब इंडस्ट्रीज़ के स्मॉल प्रोड्यूसर्स काफ़ी बैडली इम्पैक्ट हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शुड प्रोड्यूसर्स सच एज रवि स्टॉप प्रोडक्शन बिकॉज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर कंपेयर टू प्रोड्यूसर इन अदर कंट्रीज, व्हाट डू यू थिंक। बोल रहे कि रवि जैसे प्रोड्यूसर को अपना यूनिट बंद ही कर देना चाहिए क्या, क्योंकि ये लोग compete नहीं कर पा रहे बाकी इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से, आपका क्या सोचना है। तो देखिए हम यहाँ पे ये सलाह दे सकते हैं कि रवि को प्रोडक्शन बंद नहीं करना चाहिए, जबकि रवि को अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। पहले तो वो नए नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे, अपना एफिशिएंसी बढ़ाए, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा वो क्या कर सकता है कि कोलैबोरेट कर सकता है, जो विदेशी कंपनियाँ आ रही है उनके साथ पार्टनरशिप करो और प्रोड्यूस करो, ठीक है। फिर तीसरा वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, यानी पहले वो रवि सिर्फ कैपेसिटर बनाता था, अब वो ये सोचे कि कैपेसिटर के अलावा वो और क्या क्या बना सकता है, ठीक है। वो सब चीज़ों को प्रोड्यूस करने का सोचना चाहिए, ना कि पूरा यूनिट ही बंद कर दे, ठीक है। चलिए अगला है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। जो वर्कर्स है देखते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ग्लोबलाइजेशन का। Faced with growing competition, most employers these days prefers to employ workers flexibly. This means workers' jobs are no longer secure. हम बात कर रहे हैं वर्कर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक तरफ है वर्कर्स, एक तरफ है एम्प्लॉयर्स जो इन वर्कर्स को हायर करते हैं, ठीक है। तो आजकल एम्प्लॉयर्स कुछ ऐसे वर्कर ढूंढ रहे हैं जो कि फ्लेक्सिबली काम करने के लिए तैयार हो। मतलब जॉब जो मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलेगा, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ऐसा टाइप का जॉब मिलेगा, ठीक है। तो वर्कर्स का इम्पैक्ट पहले हमें समझ में आ रहा है कि काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं हैं, वुमेन है, वर्कर्स, ये लोग गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो देखते हैं इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ये देखिए, लार्ज MNCs इन द गारमेंट इंडस्ट्री इन यूरोप एंड अमेरिका, वो लोग ऑर्डर देते हैं इंडियन एक्सपोर्टर को कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। तो ये MNCs मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड ढूंढते हैं कि कहाँ से उनको सस्ते दाम में कोई प्रोडक्ट मिल जाए। तो इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर ट्राई हार्ड टू कट डाउन देयर कॉस्ट। देखिए बाहर में MNC है, यहाँ पे ये अलग अलग कंट्री ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे इनको सस्ते दाम में प्रोडक्ट मिलेगा। तो जो इंडियन कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेचने के लिए क्या करता है, कॉस्ट कट डाउन करने का सोचता है, क्योंकि ये अगर कम दाम में नहीं बेचेगा तो यहाँ के प्रोड्यूसर कम दाम में बेच देंगे इसको, यहाँ के प्रोड्यूसर कम दाम में बेच देंगे उसको, ठीक है। तो इंडियन जो एम्प्लॉयर है वो सोचता है कि कैसे हम दाम को कम करें। तो रॉ मटेरियल के दाम को तो वो कम नहीं कर सकता है, वो इसलिए वो क्या करता है, लेबर कॉस्ट को कम करने का कोशिश करता है यहाँ पे। तो पहले वो वर्कर को परमानेंट बेसिस पे हायर करता था, अब वो वर्कर को टेम्पोररी बेसिस पे हायर करता है। जब काम का लोड बहुत ज़्यादा हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो पीक सीजन में, तब वो वर्कर को हायर करता है। और वेजेस भी, अब देखिए वर्कर के पास भी काम नहीं है, ठीक है, तो वो कम दाम में काम करने के लिए तैयार हो जाता है और ज़्यादा समय के लिए भी काम करता है। तो तब जाके मतलब ये लोग अपना रोजी रोटी कमा पाते हैं। तो वही हम देख रहे हैं कि वर्कर्स पे काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। सिंपल सा बात है, एक यहाँ पे स्टोरी है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, कुछ काम का है नहीं। मतलब एक सुशीला नाम की वर्कर थी और 35 साल की, उन्होंने कई साल तक एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में दिल्ली में काम किया था, जो कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, सभी बेनिफिट इसको मिल रहे थे। फिर क्या हुआ, 1990s में जब लिबरलाइजेशन हुआ तो ये जो इंडस्ट्री था, ये फैक्ट्री, ये बंद हो गया। तो काफ़ी जॉब ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा जॉब मिला घर से 30 किलोमीटर दूर, जहाँ पे उसको टेम्पररीली काम पे रखा गया और आधे सैलरी पे रखा गया। टाइम भी ज़्यादा है, 7 दिन, अगर किसी दिन काम पे नहीं गई तो सैलरी काट लिया जाएगा। तो इतना सारा कॉम्प्रोमाइज़ करके भी आज सुशीला काम कर रही है। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट तो बुरा ही पड़ा है वर्कर पे, ठीक है। बस इतना ही था यहाँ पे समझने लायक, और कुछ नहीं है। मोर ओवर इंक्रीजिंगली conditions of work in the organized sector have come to resemble the unorganized sector। ये भी याद रखिएगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में,
ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस है कि नहीं। इसमें हमने देखा था काफ़ी बेनिफिट मिलता है वर्कर्स को, इसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस लाइन में बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ना, इसका भी हालत कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज जैसा हो रहा है। अब यहाँ पे भी वर्कर्स को सारे बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, वही बात यहाँ पे लिखा है। इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है वर्कर्स पे, ठीक है। चलिए, सब वर्कर पे नहीं, मतलब मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ा है। इतना ही था यहाँ पे। एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए, कि बहुत यहाँ पे अजीब तरीके से लिखा हुआ है। हम पढ़ रहे थे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पहला इम्पैक्ट कंज्यूमर पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव इम्पैक्ट, ठीक है। प्रोड्यूसर वर्कर पे मिक्स्ड इम्पैक्ट है, कहीं पे पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सब इंडस्ट्रीज पे, यहाँ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि कुछ इंडियन कंपनी खुद MNC बनी, कम्पीट करके और आगे बढ़ गई, ठीक है। और फिर आगे नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्यों अट्रैक्ट किया जाता है और कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। किन लोगों ने अपोज किया SEZ को, वो हमने देख लिया। इंडियन कंपनी MNC बने, इससे अच्छा फ़ायदा मिलता है, ये 5 फ़ायदा हमने याद किया। अब हम आ गए नेगेटिव इम्पैक्ट पे। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा, तो सबसे पहले हो गए स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ये लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्या तो बंद हो जा रहे हैं, अपने अंडर वर्कर्स को कम कर दे रहे हैं, ठीक है। शटडाउन और वर्कर्स जॉबलेस हो जा रहे हैं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा जो वर्कर्स है, खासकर से गारमेंट इंडस्ट्री के, उनका वर्किंग कंडीशन बिगड़ते जा रहे हैं। उनको अब परमानेंट बेसिस पे नहीं, जब बल्कि टेम्पोररी बेसिस पर रखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने लेबर लॉ को फ्लेक्सिबल कर दिया है, कंपनी को अलाउ कर दिया है कि चलो हम ये सब छूट दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, ये है लास्ट टॉपिक, द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन फेयर नहीं है। एवरीवन हैज़ नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास स्किल है, जिनके पास पैसा है, वही लोग ज़्यादा अच्छा फ़ायदा ले पाए हैं ग्लोबलाइजेशन से। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ बेनिफिट ही नहीं मिला है, उनका और लॉस हो गया ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बनाया जाए। फेयर ग्लोबलाइजेशन मतलब ऐसा ग्लोबलाइजेशन जिसमें सबको अपॉर्चुनिटी मिले और इसका बेनिफिट सबको मिले, सब में बराबर शेयर हो, वैसे ग्लोबलाइजेशन को कहते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास और ऑप्शन है ही नहीं। ग्लोबलाइजेशन चूँकि ये रियलिटी है, ये तो बोल नहीं सकते कि ग्लोबलाइजेशन हम नहीं आने देंगे, ठीक है, बंद कर देंगे कंट्री को, ऐसा नहीं कर सकते हम। ग्लोबलाइजेशन अब रियलिटी है, अब ये हो चुका है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको क्या करें, फेयर बनाएं, ठीक है, इसको सुधारें, हटा नहीं सकते। तो कुछ स्टेप्स है जैसे कि ये सब जो गवर्नमेंट उठा सकती है ग्लोबलाइजेशन को फेयर करने के लिए। पहला है, द गवर्नमेंट कैन इंश्योर लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। सबसे पहले गवर्नमेंट को लेबर लॉ में जो फ्लेक्सिबिलिटी दिया है उसको हटाइए, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए और वर्कर्स को उनका राइट्स प्रोवाइड कीजिए। ये पहला है जिससे ग्लोबलाइजेशन फेयर होगा, ठीक है। दूसरा, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाए उस समय तक, जब तक कि ये इस लायक ना बन जाए कि ये कम्पीट कर पाए इंटरनेशनल प्रोड्यूसर से, ठीक है। इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट चाहे तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर भी लगाए, ठीक है, ताकि ग्लोबलाइजेशन फेयर हो पाए, ठीक है। पहला हमने देखा वर्कर्स के लिए, दूसरा प्रोड्यूसर के लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए। तीसरा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, WTO में नेगोशिएट कर सकती है फेयर रूल्स के लिए। वहाँ पे जाके बोल सकती है कि आप फेयर रूल्स बनाइए, हमारा लॉस हो रहा है ऐसे, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जो दूसरे डेवलपिंग कंट्री है, गवर्नमेंट उनके साथ कोलैब करके, मतलब ऐसे डेवलपिंग कंट्री जिनका इंटरेस्ट हमारे से मैच हो रहा है, वो भी वही चाहती है जो हम चाह रहे हैं, ठीक है, उनके साथ मिल के फाइट किया जा सके डेवलप कंट्री से WTO में, ताकि ये ज़्यादा डोमिनेट ना करे, ठीक है। इसके अलावा जो सिटीजन्स है, लोग हैं, वो भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ताकि ग्लोबलाइजेशन फेयर हो पाए, समझे। चलिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि लोगों ने खुद काफ़ी आवाज़ उठाया है कि NWTO, नो WTO, जस्टिस चाहिए, ऐसा कुछ ये लोग पोस्टर्स लेके खड़े हैं। बस इतना ही था, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर एंड होता है। या कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, इससे आपका समझ और बढ़ेगा। पहला, इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ गुड्स देन दे डिड 2 decades बैक। सही बात है। दिस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, किस वजह से ऐसा हो पाया है, ग्लोबलाइजेशन का वजह से, यहाँ पे होगा ग्लोबलाइजेशन। मार्केट्स इन इंडिया आर सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन मेनी अदर कंट्री, ठीक है। दिस मीन्स देयर इज इंक्रीजिंग डैश विद अदर कंट्री।
इंडियन मार्केट में विदेशी सामान बिक रहे हैं, तो ये किस लिए हो पाया? बिकॉज ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। मोर ओवर द राइजिंग नंबर ऑफ ब्रांड दैट वी सी इन द मार्केट माइट बी प्रोड्यूस्ड बाई MNCs इन इंडिया। MNCs आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बिकॉज, ये क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? तो चीप लेबर मिलता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, रॉ मटेरियल इजिली मिल जाता है, क्लोजनेस टू मार्केट है, ठीक है। इन सब कारण से MNCs इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। While consumers have more choice in the market, the effect of rising dash and dash have meant dash among the producer. कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिट है, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए क्या है? दो चीज़ बढ़ रहा है, राइजिंग कंपटीशन एंड राइजिंग कॉस्ट। इस वजह से ग्रेटर चैलेंज आ गया है अमंग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैच करना है। MNCs बाई एट चीप रेट फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स। क्या खरीदती है वो स्मॉल प्रोड्यूसर से सस्ते दाम पे? ऑटोमोबाइल्स तो नहीं होगा, गारमेंट, फुटवेयर, स्पोर्ट्स आइटम, हाँ यही होगा। ये उससे सस्ते दाम पे खरीद लेती है, ठीक है। कोटाज एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्ट आर यूज्ड टू रेगुलेट या तो ना इंक्रीज और डिक्रीज, इसको यूज करते हैं, तो इसको कहा जाता है ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। इंडियन कंपनी हु हैव इन्वेस्टेड अब्रॉड, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन से कंपनी है? तो टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रेनबैक्सी, ये हो गया। IT हैज़ हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, तो क्या होगा? कॉल सेंटर हो जाएगा इसका। सेवरल MNCs हैव इन्वेस्टेड इन सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन, तो ऑटोमोबाइल्स होगा इसका, समझे। चलिए कुछ MCQs है। पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 20 सालों में ग्लोबलाइजेशन हैज सीन रैपिड मूवमेंट इन गुड्स, सर्विसेज, पीपल, सही बात है। गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ये भी सही बात है। गुड, इन्वेस्टमेंट, पीपल, अब कौन सा होगा जरा चूज करना है, ठीक है। हमने देखा था कि पिछले 20 सालों में क्या क्या चीज़ मूव किया है। गुड्स मूव किया है, सर्विस मूव किया है, इन्वेस्टमेंट मूव किया है, टेक्नोलॉजी मूव किया है, पीपल भी मूव किए हैं, तो सभी तो है यहाँ पे ऑप्शन में। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गुड, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि लोगों ने अभी हाल फिलहाल में ज़्यादा मूव करना शुरू किया है, पहले तो यही लोग ज़्यादा मूव किए हैं, यही सब, ठीक है। द मोस्ट कॉमन रूट फॉर इन्वेस्टमेंट बाई MNCs इन कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इज टू। मोस्ट कॉमन रूट क्या है? 3 तरीका हमने देखा था ना कि MNC कैसे प्रोडक्शन स्प्रेड करती है। पहला जॉइंट प्रोडक्शन, दूसरा खरीद के, और तीसरा ऑर्डर दे के। तो ये दूसरा जो तरीका था खरीदने वाला, ये मोस्ट कॉमन था, बाइंग एग्जिस्टिंग लोकल कंपनी, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन हैज लीड टू इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल पीपल, नहीं, ऑफ पीपल इन डेवलप कंट्री, हाँ, ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्री नहीं। तो पीपल इन डेवलप कंट्री, इनके लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुआ है, ठीक है, इनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है। बस इसी के साथ ही पूरा चैप्टर एंड होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया, और जो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रखे हैं, जो भी PDF में आपको देखने को मिला था, जो क्वेश्चंस का आंसर्स, वो ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट में दे देंगे, आप वहाँ पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, वो सब एक जगह कंपाइल करके वेबसाइट में प्रोवाइड कर दिए। अब वहाँ पे जाके इसको PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का नोट्स चाहिए तो वो भी वेबसाइट में प्रोवाइड है, आप वहाँ पे जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेगा कैसे? आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिएगा कि चैप्टर का नाम, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन क्लास 10 क्वेश्चन आंसर या फिर नोट्स, और लास्ट में ऐड कर दीजिएगा 22 CBSE गाइडेंस। इतना लिख के सर्च मारिए, आपको पहले नंबर पर मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो 3 काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।